हेलो दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्य वेदी सीधे पेपर व्यवहार। हाँ जी, बिल्कुल नाम आपने अपना लक्ष्य वेदी। सर मतलब क्या है? टारगेट। और हमारा टारगेट क्या है? कंपनी लॉ को कॉन्कर करना भाई। और ये टारगेट अगर ऊपर वाला चाहा तो बिल्कुल भी अचीव होगा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा एक घंटे में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वन शॉट पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में कवर किए थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक आवर में आपको रिवाइज कर दूंगा। दोस्तों मैंने दिसंबर के जो फर्स्ट वीक में आपको चैप्टर वन चैप्टर टू पढ़ाया था, आप यूट्यूब में देख लीजिए। उस वक्त भी मैंने सेम सजेशन दिया था जो मैंने वन शॉट ए बी सी सीरीज में दिया था। और अभी तक अगर आपने वन शॉट ए बी सी जो मैंने पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है भाई, अगर आप चाहते हो कंपनी में आपको डीप नॉलेज हो, तो आप वो वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 4,000 5,000 बच्चे देख चुके, आप भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टिल अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, फिर भी आप 75 आउट ऑफ 75 इजीली कवर कर पाएंगे। और जिन लोगों ने पार्ट ए बी सी देखा है भाई, आपके लिए तो वरदान है, क्योंकि आपका एक घंटे में जो 6 घंटे की वीडियो थी, उस 6 घंटे की वीडियो को मैं एक घंटे में रिवाइज करने जा रहा हूं। तो दोस्तों समय बहुत कम है, आप भी जानते हो, इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर वन से। और पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, कंपनी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। क्योंकि इस पूरे चैप्टर वन में दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ठीक है ना, बट क्या थोड़ा बड़ा है, बिकॉज 10 और 5 में भी आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा तुम लोग इतना नेगेटिव कब से हो गया भाई? थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाओ, वीडियो को शेयर करो जितने भी कॉलेज ग्रुप में, हर कॉलेज ग्रुप में वीडियो जाना चाहिए। थोड़ी सी सपोर्ट दिखा दो भाई, तुम्हारे लिए तो जान दे देंगे। थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहला क्वेश्चन है, सर कंपनी क्या होता है? देखो सेक्शन 2, मैं कुछ भी मार्क नहीं करने वाला हूं, बस मैं रिवाइज कराऊंगा। सेक्शन 2 क्लॉज 20 पता क्या बोलता है? अगर आपने कंपनी एक्ट 2013 में कंपनी खोला है, या कंपनी एक्ट के कोई भी प्रीवियस जो कंपनी एक्ट है, बहुत सारे प्रीवियस है, 1956 है, 1944 है, अगर उसमें आपने कंपनी खोला है तो आप इस देश की इंडियन कंपनी कहलाओगे। देखो सेम चीज यहाँ पे बोला, सेम चीज यहाँ पे बोला है। कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस मतलब कंपनी एक्ट 2013। और कोई भी प्रीवियस लॉ में आपने इस एक्ट में खोला है या किसी प्रीवियस एक्ट में खोला है, आप क्या है? कंपनी है। ठीक है ना। अगर मैं टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करूं, उसका कुछ डिवीजन हुआ, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो टाइप की कंपनी हो गई। एक स्टैट्यूटरी कंपनी, एक रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैट्यूटरी मतलब जो स्पेशल एक्ट से बना। देखो भाई, मैं ऑलरेडी 2x में बोल रहा हूँ, और तुम गलती से भी 2x तुमने कर दिया तो वो 4x हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं ऑलरेडी 2x में हूँ, बिकॉज 6 घंटे की चीज़ एक घंटे में है, तो भाई 2x में बोलना पड़ेगा। ठीक है ना। मेहनत लगे तो भाई लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। स्टैट्यूटरी मतलब जो स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, जैसे SBI LIC, दे आर द स्पेशल एक्ट कंपनी। और रजिस्टर्ड कंपनी मतलब जो इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है। अगर मेंबर के हिसाब से बोला जाए, तीन टाइप की कंपनी होती है। कंपनी लिमिटेड, सॉरी, लायबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तीन टाइप कंपनी होती है: लिमिटेड बाई शेयर, लिमिटेड बाई गारंटी और लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाई शेयर का मतलब होता है जहां पे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड अमाउंट। 10 रुपया का फेस वैल्यू था, 6 रुपये आपने पे किया है, 4 रुपये अभी तक पे नहीं किया है, यही 4 रुपये आपकी लाइबिलिटी है। गारंटी का मतलब क्या है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, हम लोगों ने गारंटी दिया था, जितने भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने क्या दिया था? गारंटी दिया था कि जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो उस वक्त हम ये गारंटी अमाउंट देंगे। इस टाइप की कंपनी बोलते हैं गारंटी अमाउंट। ये बड़े बड़े पैसे वाले खोलते हैं भाई, राजा महाराजा टाइप के जो पैसे वाले लोग, उसको वो खोलते हैं। कलकत्ता में अपना है हिंदुस्तान क्लब। अनलिमिटेड कंपनी मतलब सारे के सारे मेंबर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अगर मैं नंबर ऑफ मेंबर की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसा कंपनी होता है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल नील होता है, और उसके आर्टिकल में 3 बात लिखा रहता है। पहला, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती है। प्राइवेट कंपनी को अगर अपना शेयर ट्रांसफर करना है तो कर सकता है, बट बाई मेकिंग स्पेशल ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42 के हिसाब से। और अगर मैं 1% कंपनी की बात करूं, सॉरी पब्लिक कंपनी की बात करूं, पब्लिक कंपनी का सिंपल वाला डेफिनेशन बोला बोला जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। वाह वाह, क्या बात है। 1% की बात करें, 1% मतलब क्या होता है? ऐसा कंपनी जिसमें 1% मेंबर है, 1% ऐसा मेंबर है, उसको बोलते हैं 1% कंपनी। और 1% कंपनी में याद रखिएगा, हमेशा एक नॉमिनी भी होता है। अगर मेंबर मर गया तो नॉमिनी क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो 3 टाइप की कंपनी: होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। होल्डिंग कंपनी को बोला गया जिसके पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है। जिस कंपनी के पास एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 46। अगर मैं सब्सिडरी कंपनी की बात करूं तो बोला सब्सिडरी कंपनी में अगर होल्डिंग कंपनी ये 2 काम करती है, या जो कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंदर ये 2 काम करती। सर ये 2 काम क्या है? अगर मैं सामने वाली कंपनी के जितने भी डायरेक्टर है उनको कंट्रोल कर रहा हूं,
या मेजोरिटी डायरेक्टर को मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं होल्डिंग हो गया, और जिसको कंट्रोल किया वो सब्सिडियरी हो गया। और दूसरा काम ये है क्या, अगर सामने वाली कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर मेरे पास है तो मैं हो गया होल्डिंग, और जिसका मैंने होल्ड किया वो हो गया सब्सिडियरी, ठीक है ना। अगर मैं एसोसिएट की मतलब बोलूं, एसोसिएट कंपनी मतलब दोस्त वाली कंपनी, जिस कंपनी का 20% वोटिंग पावर मेरे पास है और मैक्स टू मैक्स 49%, 20 से लेकर के 49% वोटिंग पावर अगर मेरे पास है जिस कंपनी का, तो मैंने जिस कंपनी का लिया उस कंपनी को बोलेंगे एसोसिएट कंपनी, दोस्त वाली कंपनी बोलेंगे। इस 20 टू 49 को बोलते हैं सब्सटेंशियल पावर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अगर मैं लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी की बात करूं, तो लिस्टेड कंपनी मतलब होता है ऐसा कंपनी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आरएससी इंडियन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। जैसे हमारे पे एनएससी बीएससी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी कंपनी अगर एनएससी बीएससी कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसको बोलते हैं इंडियन कंपनी। आपको मैं बताऊं, प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती। पहले प्राइवेट कंपनी लिस्ट हुआ करती थी, पर राइट नाउ प्राइवेट कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती है, 2022 में अमेंडमेंट आ चुका है, ठीक है। अनलिस्टेड का मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, सिंपल मतलब अनलिस्टेड। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात करूं, भाई देखो मेरी कंपनी में अगर गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला चाहे स्टेट गवर्नमेंट अकेला, या दोनों मिल करके, या दो चार स्टेट गवर्नमेंट एक सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर गवर्नमेंट, और मेरी कंपनी है एपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में अगर गवर्नमेंट 50% से ज्यादा पेड अप कैपिटल ले लिया तो एपीसी प्राइवेट लिमिटेड को बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि एपीसी प्राइवेट लिमिटेड का 50% से ज्यादा शेयर किसके पास आ गया? गवर्नमेंट के पास आ गया। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो देश के बाहर में इनकॉर्पोरेट हुई, ऐसा कंपनी जो देश के बाहर में इनकॉर्पोरेट हुई है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, चाहे रोड पे चद्दर बिछा के बिजनेस कर रहा है, चाहे एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा है, कोई किसी भी तरीके से अगर वो बिजनेस कर रहा है इंडिया में तो उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी। खोला गया देश के बाहर पर बिजनेस कर रहा है इंडिया में, खोला गया देश के बाहर पर बिजनेस कर रहा है इंडिया में, उसको बोलेंगे फॉरेन कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनी, सेक्शन मतलब चैरिटेबल कंपनी जो बड़ा बड़ा चैरिटी करता है उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है ना। अगर मैं फीचर्स ऑफ कंपनी की बात करूं, देखो भैया जो फीचर्स है ना, सबसे पहला आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। फीचर मतलब पहला, कंपनी किसी पर्टिकुलर एक्ट में खुलती है तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर अलग है कंपनी अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है भाई, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। परपेचुअल का मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर अगर मर गए तब भी कंपनी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कंपनी जिंदा है। टाटा जी, रतन जी नहीं है, रतन टाटा जी नहीं है, टाटा ग्रुप खराब हो गया नहीं, टाटा ग्रुप जिंदा है ना, वही बात है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी एज इट इज एग्जिस्ट करेगी। लिमिटेड बाय मेंबर्स, देखो मैक्सिमम जो कंपनीज होती है इंडिया में वो लिमिटेड बाय शेयर वाली है। 99.99% जो इंडिया में कंपनी है वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है ना। तो इस कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। और लोग कंपनी इसीलिए खोलते हैं भाई लायबिलिटी से बचने के लिए। नेक्स्ट होता है सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देखो भाई कंपनी का मैनेजमेंट होता है डायरेक्टर के हाथ में, मेंबर के हाथ में नहीं होता है। तो मेंबर अलग है, डायरेक्टर अलग है, कंपनी अलग है। मेंबर अलग है, डायरेक्टर अलग है, कंपनी अलग है। और इस कंपनी को मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर। पर उस कंपनी में पैसा कौन लगाता है? ओनर। तो ओनर पैसा लगाता है, मैनेज करता है डायरेक्टर। तो ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। कैपेसिटी टू एंड टू बी शूड, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। और कंपनी के पास कॉमन सील है, ऑप्शनल है। पहले मैंडेटरी था 1956 वाले एक्ट में, 2013 में इसको ऑप्शनल कर दिया। स्टैंप अभी ऑप्शनल हो गया कंपनी का, ठीक है ना। बिकॉज अब डायरेक्टर साइन करता है कंपनी का जो मेन ऑफिसर होता है डायरेक्टर होता है, वो साइन करता है कंपनी के बिहाफ पे। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस सुनो भैया। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर, पब्लिक में मैक्सिमम 7। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर होता है पर स्पेशल ऑफर के थ्रू होता है, या प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42 के हिसाब से होता है, वही बात यहाँ लिखा हुआ कि फ्रीली ट्रांसफर नहीं होता। पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफर होता है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ले सकती, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ता, पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहला फीचर्स ये हो गया भैया, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, अगर उनको शेयर ट्रांसफर करना फ्रीली नहीं कर सकते हैं। दूसरा लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर, उनके पास मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती, उनका जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो नील है। पहले 1 लाख हुआ करता था पहले, बट 2013 में अमेंडमेंट आ चुका है, राइट नाउ नील।
सेपरेट लीगल एंटिटी जो कि कंपनी का फीचर्स है, लिमिटेड लायबिलिटी जो कि कंपनी का फीचर्स है, मिनिमम डायरेक्टर कितने हैं, दो दो, नो कंपल्सरी इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो कि भी डिफरेंस में कवर किए थे, और नेम क्लॉज, कोई भी प्राइवेट कंपनी होती है उसके नेम के बाद प्राइवेटी पीवीटी लिमिटेड लिखना कंपल्सरी है। जैसे मैं अगर कल को कंपनी खोलूंगा एपीसी प्राइवेट लिमिटेड मुझे लिखना पड़ेगा, एपीसी पीवीटी लिमिटेड। ओके जी। क्या कंपनी सिटीजन, आंसर इज नो। कंपनी सिटीजन, आंसर इज नो। अच्छा ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे ऑलरेडी भेजा हुआ भाई, पेड ग्रुप में पहले भेजा हुआ है। इट्स स्टिल मैं कमेंट बॉक्स में पीडीएफ को लिंक कर दूंगा, कमेंट बॉक्स को पीडीएफ को मैं क्या बोलते हैं पिन कर दूंगा, तुम आराम से डाउनलोड करना। क्या कंपनी सिटीजन है, नहीं। कंपनी सिटीजन क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास कुछ लीगल राइट है बट फंडामेंटल राइट नहीं है। लीगल राइट क्या है, कंपनी केस कर सकती है, कंपनी अपने नाम से बिजनेस कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी साइन कर सकती है डायरेक्टर के थ्रू, बट उसके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट मतलब क्या कंपनी का आधार कार्ड है, नहीं। क्या कंपनी वोट डालेगी, नहीं। नहीं ना, कंपनी वोट डाल सकती क्या, नहीं डाल सकती भाई। तो वोट डालना, हमारे पास आधार कार्ड, ये सब जो है ये हमारा क्या फंडामेंटल राइट है। आया समझ। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल पर्सन है, पर सिटीजन नहीं है सर, सिटीजन नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफाइन 1% कंपनी एंड इट्स फीचर। डिफाइन 1% कंपनी इट्स फीचर्स। ठीक है, देखो 1% कंपनी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा कंपनी जिसमें एक पर्सन क्या है, मेंबर है। अगर मैं फीचर्स की बात करें, इसमें सिंगल मेंबर होता है, उसमें एक नॉमिनी होता है, इसका जो स्टेटस होता है वो प्राइवेट कंपनी की तरह होता है। लायबिलिटी क्या होती है, मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन, अगर आपको प्राइवेट मतलब ओपीसी से अगर आपको प्राइवेट में आना है तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर में है। फिर एग्जाम्पशन एंड प्रिविलेज, 1% कंपनी को भर भर के प्रिविलेज मिलता है, भर भर के एग्जाम्पशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट की बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब बोला है कि बॉडी कॉर्पोरेट वो है जो देश के अंदर एज ए कंपनी खोले गए हैं या देश के बाहर एज ए कंपनी खोले गए। ऐसा कंपनी जो देश के अंदर खोला गया है या देश के बाहर खोला गया, ऐसा कंपनी जो देश के अंदर खोला गया और देश के बाहर खोला गया, दोनों को कवर किया। क्योंकि डेफिनेशन लिखा है आउटसाइड इंडिया, और डेफिनेशन में एक वर्ड इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब इनकम्प्लीट डेफिनेशन। ठीक है, तो लॉ बोलता है इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट ये भी साथ साथ बोलता है भैया डेफिनेशन इंक्लूड से है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो कंपनी देश के बाहर खोला गया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो कंपनी देश के अंदर खोला गया वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। दो लोग बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते। पहला, जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के पार्ट है, अगर कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के पार्ट है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकते। और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोलती भैया आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो आप नहीं होंगे। ओके जी, चलो। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। गवर्नमेंट कंपनी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था। स्मॉल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था। देखो, स्मॉल कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और मिनिमम टर्नओवर 40 करोड़। मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, गलती हो गया, माफ करना। स्मॉल कंपनी मींस ऐसा कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 4 करोड़ और मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 40 करोड़, ऐसी कंपनी बोलते हैं स्मॉल कंपनी। बट अभी अमेंडमेंट आ चुका है, वो अमेंडमेंट आपके एग्जाम में फॉलो नहीं होगा, आगे वाले सेमेस्टर में होगा। आप बस ये याद करेंगे 4 करोड़ और 40 करोड़, कैपिटल 4 करोड़ मैक्सिमम, टर्नओवर 40 करोड़ मैक्सिमम। गवर्नमेंट कंपनी मतलब स्लीपिंग कंपनी, इनएक्टिव कंपनी, ऐसा कंपनी जो आपने खोल तो दिया है, प्रेजेंट टाइम में खोल दिया है, पर फ्यूचर उद्देश्य के लिए, फ्यूचर में या तो आप कोई एसेट होल्ड करेंगे या फ्यूचर में कोई आप बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, आपने उस पर्पस के लिए कंपनी खोला, उसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। एक कंपनी डोरमेंट हो सकती है, इनएक्टिव हो सकती है, स्लीपिंग हो सकती है मैक्सिमम 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए। अगर आपने कंपनी खोला और आपके पास स्टेटस है डोरमेंट कंपनी का, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा हर एक साल आपको ऑडिटर को बुलाना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, और ऑडिट जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। फिर आरओसी लिख करके देगा भैया आप डोरमेंट है या नहीं है। बिकॉज अगर आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर दिया अपार्ट फ्रॉम कुछ छोड़ करके, मैंने 1 में बताया था कुछ छोड़ करके, उसके अलावा अगर कोई भी आपने नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपका डोरमेंट स्टेटस कैंसिल हो जाएगा। तो डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव कंपनी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए खोला गया है, जो भविष्य में कोई भी एसेट होल्ड करेगा, प्रेजेंट टाइम में कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है। और हर साल आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए, तो उसके लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट करना पड़ेगा, आरओसी पास जमा करना पड़ेगा, और आरओसी आपको एक RSC 1 बोल करके फॉर्म होता है, उसमें आपको स्टेटस देगी कि आप डोरमेंट कंपनी है। ठीक है, क्लियर हो गया।
लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है? देखो जो डायरेक्टर लोग होते हैं ना, वो कभी कभी फायदा उठाते हैं। क्या बोलते हैं? सारा ट्रांजेक्शन तो कंपनी के नाम पे हो रहा है, तो गलत ट्रांजेक्शन कर देंगे तो कंपनी फंसेगा। क्योंकि डायरेक्टर कोई भी ट्रांजेक्शन कर, देखो भैया कंपनी तो आर्टिफिशियल है, साइन कौन करेगा? डायरेक्टर। डायरेक्टर कोई भी डिसीजन लेगा, मान लिया जाएगा कंपनी लिया है। कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो किसके नाम पे होगा? कंपनी के नाम पे होगा। तुम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हो, क्या लिखते हो? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है वो कंपनी का बनता है, जो परचेस सेल होता है वो कंपनी के नाम पे होता है। समझ गए? तो डायरेक्टर लोग कभी कभी इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो डायरेक्टर लोग बोलता है, जो थोड़ा अकल से पैदल है, वो लोग क्या सोचता है? नाम तो कंपनी का होगा, कर लेते हैं ट्रांजेक्शन, कर लेते हैं अपने चाचा के साथ ट्रांजेक्शन, बड़े भैया के साथ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, किसी रिलेटिव के साथ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। या सप्लायर को बोलते हैं कि 100 का माल 200 बेच, 100 का माल 200 बेच, तुझे कंपनी के अकाउंट से पेमेंट करवा देंगे। तो 100 का माल अगर 200 में कंपनी ने पे कर दिया, सोचो भैया मार्केट में 100 रुपया दाम है, और तूने सप्लायर को पता क्या बोला? सुन ना, तू 200 चार्ज करना, हम तो कंपनी के अकाउंट से 200 पे करवा देगा, तो तुझे तेरा 100 मिलेगा, और प्लस जो एक्स्ट्रा 100 मिला उसमें आधा तू रख लेना, आधा मैं रख लूंगा। तो इससे किसका फायदा हो गया? सप्लायर का फायदा हो गया, और कंपनी का सप्लायर का फायदा हो गया, और डायरेक्टर का फायदा हो गया। तो भाई ऐसा डायरेक्टर लोग कर ना सके, दैट इज वाई एक कॉन्सेप्ट है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। देखो डायरेक्टर, बहुत सारे डायरेक्टर क्या होता है? मेंबर भी होते हैं कंपनी के। तो डायरेक्टर और मेंबर और कंपनी दोनों क्या होती है? अलग अलग होती है। बीच में क्या होगा? पर्दा होता है, पर्दा को बोलते हैं कॉर्पोरेट विल। ये जो पर्दा है दोनों को अलग करता है, बोलता है भैया डायरेक्टर अलग है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होगा वो कंपनी के नाम पे होगा। अब मान लो कोई डायरेक्टर है जो कि मेंबर भी है, वो कोई ट्रांजेक्शन किया, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, जिसमें इसका बेनिफिट है, कंपनी का नुकसान है। इसका इसका तो बेनिफिट है पर कंपनी का क्या नुकसान है। तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर पास करती है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल की। भैया ये पर्दा जो बीच में, ये जो पर्दा था जो दोनों को अलग करा था, ये बीच में पर्दा उठाया जाएगा। जैसे ही पर्दा उठाया जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। और जैसे ही दोनों एक हो जाएंगे तो जो ट्रांजेक्शन कंपनी के नाम पे हुआ था वो ट्रांजेक्शन शिफ्ट हो जाएगा वो दोषी डायरेक्टर के नाम पे। तो अब ये माना जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन कंपनी नहीं की है, क्योंकि पहले अलग अलग थे तो ट्रांजेक्शन कंपनी के नाम पे हुआ था। जैसे ही पर्दा उठा दिया गया, कंपनी और मेंबर क्या हो गए? एक हो गए। डायरेक्टर क्या हो गए? एक हो गए। तो अब जो ट्रांजेक्शन इनके नाम पे था, कंपनी के नाम पे था, वो डायरेक्टर नाम पर शिफ्ट हो गया, और जो दोषी डायरेक्टर उसको पकड़ा जाएगा और सजा मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। भाई वन शॉट वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जाकर 2x में पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी जाकर देख सकते हो, ठीक है ना? यहाँ तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। क्वेश्चन आ रहा है किस किस केस में कोर्ट ऑर्डर पेश मतलब कोर्ट ना ऑर्डर दे सकता है कि भैया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करो। पहला, अगर आप फ्रॉड करोगे, अगर डायरेक्टर लोग फ्रॉड करेगा, तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। अगर डायरेक्टर लोग टैक्स की चोरी करेगा, अगर डायरेक्टर लोग दुश्मन देश के साथ मिल करके कोई ट्रांजेक्शन करेगा, तो इस केस में कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का। अगर डायरेक्टर लोग कोई एजेंसी या सैम कंपनी खोला है और सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है और टैक्स चोरी कर रहा है, तो इस केस में भी कोर्ट उनको ऑर्डर पेश कर सकता है। और लास्ट में है किस किस केस में कंपनी एक्ट खुद ही बोलता है भैया हम भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करा देंगे। यहाँ पे कंपनी एक्ट बोल रहा है। पहला, अगर आप प्रोस्पेक्टस गलत लिख रहे हो, प्रोस्पेक्टस में गलत था और आपने पब्लिक को फ्रॉड कर लिया, प्रोस्पेक्टस में गलत लिख करके आपने पब्लिक इशू उठाया और पब्लिक को बाद में नुकसान हो गया, तो इस केस में आपका हो जाएगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अगर आपने पब्लिक से पैसा लिया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा लिया और आपने रिफंड नहीं किया, तो इस केस में हो जाएगा आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अगर आप कंपनी का मिस यूज करते हो, मतलब जैसे डायरेक्टर लोग हैं, सारा ट्रांजेक्शन किसके नाम पे होता है? कंपनी के नाम पे होता है। तो कुछ ट्रांजेक्शन के जहाँ पर बेनिफिट है वहाँ पे कंपनी का नाम हटा करके अपना नाम कर दिया। मान लो कोई पेमेंट आने वाला 4 करोड़ का, तो कंपनी का नाम हटा करके अपना नाम डाल दिया, तो पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई डायरेक्टर करेगा तो इस केस में भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। और वैसे भी कोई भी देखो, फ्रॉड केस में ना तो कोर्ट बख्शेगा और ना कंपनी एक्ट बख्शेगा। कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करोगे तो आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हो जाएगा। दोस्तों मैंने 15 मिनट में 4-5 मिनट मतलब 15-20 मिनट में मैंने चैप्टर 1 जो कि बहुत बड़ा था मैंने कवर कर दिया। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करिएगा। मेहनत अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिएगा। थोड़ा नेगेटिविटी, तुम लोग पता है नेगेटिव हो गया, थोड़ा नेगेटिविटी को साइड रखो भाई, थोड़ा तारीफ करो। टीचर लोग का तारीफ करेगा लाइफ में बहुत भला होगा। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सर कंपनी कैसे खुलती है? देखो इसका जो स्टेप्स है ना, मैं तुमको फटाफट समझा दे रहा हूँ ऐसे ओरली, जो मैं बोलूँगा वही यहाँ पे लिखा हुआ। स्टेप सुनो। पहला,
कंपनी कौन खोलता है? कंपनी नॉर्मली प्रमोटर खोलता है। जैसे मान लो मुझे एक कंपनी खोलना है तो पहले मैं बिजनेस आइडिया सोचूंगा। मुझे एक कंपनी खोलना है तो मुझे पहले क्या सोचूंगा? बिजनेस आइडिया, कि मुझे कौन सा बिजनेस करना है। तो मान लो मेरे अंदर बिजनेस आइडिया आ गया कि मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है। अब बिजनेस आइडिया होने के बाद मैंने एक नाम डिसाइड किया, एपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो अब ये जो नाम है, हो सकता है इंडिया में किसी और के पास हो, तो मुझे ये नाम जाकर के एमसीए का वेबसाइट है, एमसीए का वेबसाइट है, वहां पे जाकर के एक रन सर्विस होती है, उस रन सर्विस में जाना पड़ेगा और अपना नाम को रिजर्व करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं रन सर्विस में जाऊंगा, एपीसी प्राइवेट लिमिटेड लिखूंगा। जैसे तुम लोग जीमेल अकाउंट बनाता है तो अगर अवेलेबल होता दिखाता है अवेलेबल, वरना लिखेगा नॉट अवेलेबल। तो जैसे मैं रन सर्विस में जाकर लिखूंगा एपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो अवेलेबल रहेगा तो वहाँ दिखा देगा भैया अवेलेबल है, यूज कर सकते हो, क्योंकि ये नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया। तो मान लो अवेलेबल था तो मैंने रन सर्विस के थ्रू अपना नाम रिजर्व कर लिया। अगर नई कंपनी है तो 20 दिन का रिजर्व रहेगा, पुरानी कंपनी अपना नाम चेंज कर रही है तो 60 दिन रिजर्व रहेगा। तो नई कंपनी के लिए, मेरा नया कंपनी है तो मैं नया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो 20 दिन तक मेरा ये नाम रिजर्व रहेगा, एपीसी प्राइवेट लिमिटेड। अब इस 20 दिन के अंदर ही मुझे कंपनी खोलना, वरना रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 20 दिन के अंदर मैं क्या करूंगा? हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट मुझे फिलअप करना पड़ेगा। ये मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन होती है। मैं क्या करूंगा, कुछ फॉर्म का नाम बता रहा हूँ। पहला फॉर्म है स्पाइस स्पाइस प्लस पार्ट ए पार्ट बी, ये बहुत बड़ा फॉर्म होता है, आपको ये भरना पड़ेगा। फिर एक और फॉर्म होता है एजाइल प्रो प्लस, एजाइल प्रो प्लस, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो इस आपको करीबन 2 फॉर्म भरना पड़ता है, स्पाइस प्लस पार्ट ए पार्ट बी, स्पाइस प्लस पार्ट ए पार्ट बी एंड एजाइल प्रो प्लस। ये जो फॉर्म होते हैं ये मुझे भरना पड़ता है। ये बहुत डिटेल्ड फॉर्म होते हैं। ये फॉर्म भरते ही मुझे सब कुछ, मतलब एक कंपनी के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे के सारे इस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। जैसे जीएसटी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जो लोग सब्सक्राइबर है अगर वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो उनका डिन, 3 लोग डिन अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ ये जो फॉर्म ने बताया ना, स्पाइस प्लस पार्ट ए पार्ट बी और एजाइल प्रो प्लस, ये फॉर्म भरते ही सारे लीगल डॉक्यूमेंट आरओसी पास जमा हो गए। एक ही फॉर्म में सब जमा हो गए, एक ही फॉर्म में सब कुछ जमा हो गया। बहुत बड़ा फॉर्म होता है ये। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सीए सीएस सीएमए और लॉयर को पकड़ना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा चल भैया हमने तो फॉर्म भर दिया, हमने तो फॉर्म भर दिया, चल मेरा मेमोरेंडम बना, मेरा आर्टिकल बना। अब मैं सीए सीएस सीएमए को पकड़ूंगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाऊंगा। तो जैसे मैंने एजाइल प्रो प्लस और स्पाइस प्लस पार्ट ए पार्ट बी भरा था, वैसे मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल को ले जाऊंगा आरओसी पास जमा करवा दूंगा। सारे लीगल डॉक्यूमेंट मैंने जमा करवा दिया ना। अब आरओसी क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा। अगर सारा डॉक्यूमेंट सही रहा, अगर सारा डॉक्यूमेंट सही रहा तो अब आरओसी क्या करेगा, मुझे एक सर्टिफिकेट देगा, विच इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा तो ये मान लिया जाएगा कि एपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खुल चुकी है, एपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खुल चुकी है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं तो मैं धंधा तुरंत चालू कर दूंगा, तुरंत मैं बिजनेस चालू कर दूंगा। जैसे ही मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा मैं धंधा चालू कर दूंगा। बट अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं तो आरओसी क्या बोल रहा है, देख भैया हम तुझे इनकॉर्पोरेट कर दिए, बट अब तू प्रूफ कर कि तेरे पास कैपिटल है या नहीं है। ये जितने भी सब्सक्राइबर है, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 लोग चाहिए, ये जितने भी तेरे सब्सक्राइबर है पहले इनसे तू कैपिटल लेकर आ, और हो सके तो पब्लिक से भी पैसा लेकर आ। जब तू प्रूफ कर देगा कि तेरे पास इनफ कैपिटल है कंपनी को चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, तब तुझे मैं एक और सर्टिफिकेट दूंगा, विच इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, विच इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। अब ये जो पब्लिक, मान लो मैं पब्लिक कंपनी खोला तो अब मुझे अपने सब्सक्राइबर को पकड़ना पड़ेगा और उनसे क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल लेना पड़ेगा। बैंक वैंक से भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे ही मेरे पास इनफ कैपिटल आएगा मैं जाके आरओसी के पास जमा कर दूंगा कि सर देख लीजिए ये सीए का प्रूफ है कि मेरे पास कैपिटल आ चुका है। आरओसी देखेगा ओहो इसके पास कैपिटल आ चुका है, चल भैया अब इसको लाइसेंस देते काम करने का। तब जाके आरओसी आपको लाइसेंस देती है और उस लाइसेंस का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिला आप अपना धंधा चालू करिए। तो पब्लिक कंपनी में दोनों डॉक्यूमेंट लेना कंपलसरी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बट अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला आप धंधा चालू करिए, आपके लिए जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिले। होपफुली दोस्तों मैंने पूरा स्टेप्स आपको डिस्कस कर दिया होगा। ठीक है सर, प्रमोटर कौन है? देखो प्रमोटर कौन होता है, नॉर्मली हमको लगता है जो बिजनेस खोलता है उसको प्रमोटर बोलते हैं, पर ऐसा नहीं होता। प्रमोटर वो होते हैं जिनका नाम एनुअल रिटर्न और प्रोस्पेक्टस में लिखा है, जिनका नाम एनुअल रिटर्न और प्रोस्पेक्टस में लिखा है उसको बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है सर, और कौन प्रमोटर होता है? जो
कंपनी के डायरेक्टर वगैरह को, ठीक है, जो कंपनी के बिजनेस अफेयर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। जिनका नाम एनुअल रिटर्न में है वो प्रमोटर है, जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है वो प्रमोटर है, जो बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है वो भी प्रमोटर है, ठीक है। जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शन पे, इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टर और नाच रहे, मैंने बोला डायरेक्टर को उठ जा, उठ गया, मतलब सो गया, नाचने स्टार्ट कर दिया मेरे एडवाइस पर अगर कंपनी के डायरेक्टर लोग नाच रहे, नाचना मतलब काम कर रहे, तो मैं क्या हो गया, प्रमोटर हो गया, ठीक है ना। प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है, देखो बिजनेस आइडिया सोचना। अरे भाई सुनो, अभी मैंने एपीसी प्राइवेट लिमिटेड खोला था ना, तो कल को मैं जब एपीसी प्राइवेट लिमिटेड खोलूंगा तो मेरा नाम होगा ना प्रमोटर। तो मैंने जितना प्रोसेस किया वही मेरा क्या फंक्शन है। एपीसी प्राइवेट लिमिटेड को खोलने के लिए मैंने क्या किया था, नाम सोचा था, रन सर्विस यूज किया था, सारे फॉर्म भरा था, कैपिटल लाया था, आरओसी के पास जमा किया था, मेमोरेंडम बनाया था, आर्टिकल बनाया था। तो एक कंपनी खोलने के लिए मैंने जितने भी स्टेप्स लिए वही मेरा क्या है, फंक्शन है। बिकॉज कल को जैसे ही कंपनी खुलेगी मैं अपना नाम कहाँ लिखाऊंगा, प्रोस्पेक्टस में लिखाऊंगा और एनुअल रिटर्न में लिखाऊंगा। और ऑब्वियसली मेरी कंपनी है भाई, सारे डायरेक्टर को मैं कंट्रोल करूंगा, बिजनेस में जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा, तो मैं क्या हो गया, प्रमोटर हो गया, ठीक है। मेमोरेंडम क्या होता है, इसके क्लॉज क्या होता है, देखो मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कंपनी को गाइड करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे देश चलता संविधान से, वैसे कंपनी चलती है मेमोरेंडम पर। तो कंपनी का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम पढ़ करके आप बता सकते हैं कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है, पब्लिक है या प्राइवेट है, कंपनी के पास मैक्सिमम कैपिटल कितना हो सकता है, कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, किस मकसद के लिए आपको खोला गया था, ये सब पढ़कर पता चल जाता है मेमोरेंडम से। तो जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम। इसमें क्लॉजेस होते हैं, जैसे नेम क्लॉज, अगर प्राइवेट कंपनी हो तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड रहेगा, गारंटी रहेगा तो गारंटी वर्ड रहेगा, ओपीसी रहेगा तो ओपीसी वर्ड लिखा रहेगा, पब्लिक रहेगा तो पब्लिक लिमिटेड वर्ड रहेगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या होता है, जस्ट स्टेट का नाम होता है, जस्ट स्टेट का नाम होता है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ये लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, आपने कंपनी क्यों खोला उसका ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा, ठीक है। लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहेगा जैसा कंपनी वैसा लायबिलिटी, अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है तो लायबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड, अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो मेंबर की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। और कैपिटल क्लॉज में ये लिखा रहेगा कि एक कंपनी मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। तो कैपिटल क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज कैपिटल होता है, नॉट इशूड, ओनली ऑथराइज। और एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है, बेसिकली जो लोग मिलकर के कंपनी खोलते हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी खोलना तो 2 लोग चाहिए, तो वो दोनों का नाम यहाँ लिखा रहेगा। पब्लिक कंपनी खोलेंगे तो 7 लोग चाहिए, मिनिमम 7 लोग चाहिए, वो सातों का नाम यहाँ लिखा रहेगा, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ठीक है। अगर मैं अल्ट्रेशन बात करूँ, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना, तो आप अगर एमओ को अल्टर करना चाहते हैं, जैसे नाम, अगर आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, और आरओसी पास एक फॉर्म भरना पड़ेगा, INC 24। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं विद इन द सिटी, अगर आप सेम सिटी मान लो कोलकाता में है तो कोलकाता में कहीं पर भी अगर आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, मान लो पहले ग्रीस पार्क था, अब आप पार्क स्ट्रीट जा रहे हो, तो उसके लिए कोई भी स्पेशल रेजुलेशन नहीं चाहिए, बट हाँ आपको आरओसी बताना पड़ेगा फॉर्म INC 22 में। बट अगर मान लो कोलकाता से हावड़ा जा रहा हूँ तो सिटी चेंज हो रही है, स्टेट सेम है, तो इस केस में आपको आरडी से परमिशन लेना पड़ेगा, रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, और आपको आरओसी को भी बताना पड़ेगा, चाहे वो नया आरओसी हो चाहे ओल्ड आरओसी हो। क्यों ऐसा पता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, फाइलिंग रिक्वायर्ड विद द बोथ न्यू एंड ओल्ड आरओसी। कोलकाता में ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 स्टेट में ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको न्यू और ओल्ड आरओसी कॉन्सेप्ट आता है, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक मुंबई में बैठता है, एक पुणे में बैठता है। तो मान लो मुंबई में मेरी पहले ऑफिस थी, अब मैं पुणे में जा रहा हूँ, तो जब मैं मुंबई से पुणे, तो सेम स्टेट हुआ पर सिटी चेंज हो गया, तो जब मैं मुंबई से पुणे जाऊंगा तो मुझे मुंबई वाले को बताना पड़ेगा, और मैं पुणे वाले के पास आ रहा हूँ तो उसे उधर ही बोलना पड़ेगा भैया हम आपके पास आ रहे हैं। तो जहां मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसको बताऊंगा, और जिसके पास जा रहा हूँ मैं उसको ही बताऊंगा, उसी को बोलते हैं फाइलिंग विथ बोथ ओल्ड और न्यू आरओसी, ठीक है। ऐसे तमिलनाडु में भी, जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पे भी 2 आरओसी है, एक कोयम्बतूर में बैठता है और चेन्नई में बैठता है। तो मान लो कोई चेन्नई में था, अब वो कोयम्बतूर जा रहा है, तो जो चेन्नई छोड़ेगा वो तो दोनों एक ही स्टेट में आता है, तो चेन्नई छोड़ेगा तो चेन्नई वाला बताएगा, और कोयम्बतूर में जा रहा है तो कोयम्बतूर वाले को बताएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको आरडी का भी परमिशन लगेगा। लेकिन अगर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ, तो भैया पहले बीआर पास करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, एसआर पास करो, आरडी का परमिशन लो, और भैया अगर आपने बैंक वैंक का पैसा मार के बैठा है तो बैंक का भी अप्रूवल लगेगा। देखो ना, एसआर पास करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लोगे, मतलब आरडी का परमिशन लोगे, ठीक है ना। और जिस जिस स्टेट में जा रहे हो उस स्टेट के आरओसी का भी परमिशन लगेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज को चेंज करना, ये पूरा क्या था, नेम ये था, सॉरी
ये पूरा पूरा जो तीन था ना, सेम सिटी, वन सिटी टू अनदर सिटी और वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये था आपका एड्रेस वाला में था, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में था। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करूँ तो अगर कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहती है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आरओसी पास आपको दो फॉर्म भरना पड़ेगा, MGT 7 और INC 28। अगर आप लाइबिलिटी क्लॉज चेंज करना चाहते हैं, कंपनी अगर अपना लाइबिलिटी चेंज करना चाहती है तो जितने मेंबर हैं, एक तो SR पास करना पड़ेगा, SR नहीं लिखा हुआ, SR पास करना पड़ेगा, प्लस अगर आप कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो जितने भी मेंबर हैं उनका रिटर्न कंसेंट लगेगा, जितने मेंबर हैं उनका रिटर्न कंसेंट लगेगा, और आरओसी के पास आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल क्लॉज चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको OR पास करना पड़ेगा। इस केस में क्या पास करना पड़ेगा? OR मतलब सिंपल मेजोरिटी। SR मतलब अगर 75% लोग एग्री हैं तो SR पास हो गया, 50% से ज़्यादा लोग एग्री हैं, 50% से ज़्यादा अगर कोई एग्री है तो OR पास हुआ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर 75% लोग एग्री है तो SR पास हुआ, ठीक है। तो कैपिटल क्लॉज में क्या होगा, आपको OR पास करना पड़ेगा। अगर 50% से ज़्यादा लोग एग्री है तो OR पास हो गया, और आपको SS7 बोल के एक फॉर्म होता है, आरओसी को बताना पड़ेगा, इनफॉर्म आरओसी इनफॉर्म SS7 ऐसे करके लिख। सब्सक्रिप्शन क्लॉज कभी भी चेंज नहीं होता। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है? देखो, जो आप बताओ ना, संविधान क्या देश संविधान के अगेंस्ट हो सकता है? नहीं। क्या मोदी जी संविधान के अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं। वैसे ही कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जो कंपनी के मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो। मान लो मैंने एक कंपनी खोला APC प्राइवेट लिमिटेड, उसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा एजुकेशन, कि भैया हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कल को हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, इंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, मोमो बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशन प्रोवाइड करना। मैं क्लासेस खोलूँ, मैं कोचिंग सेंटर खोलूँ, मैं पढ़ाऊँ, ये सब कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मोमो बेच रहा हूँ, चाय बेच रहा हूँ, फुचका बेच रहा हूँ, रेस्टोरेंट खोल कर रहा हूँ, इंटरटेनमेंट कोई बार वार खोल दिया मैंने, वो सब हम नहीं कर सकते, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव के मतलब मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो गया। तो अगर मैंने एजुकेशन के अलावा कोई और भी ट्रांजैक्शन किया, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन नल एंड वाइड है, वाइड अब इनिशियो है। तो यही बात बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो कंपनी के मेमोरेंडम के अगेंस्ट है तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन वाइड अब इनिशियो है, ठीक है ना। इफेक्ट क्या है? अगर ट्रांजैक्शन मैंने किया जो कि मेमोरेंडम के बाहर है तो इफेक्ट क्या होगा? वाइड अब इनिशियो। ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? वाइड अब इनिशियो। इंजेक्शन, जो कंपनी के मेंबर लोग हैं उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो APC प्राइवेट लिमिटेड होटल का बिजनेस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का था एजुकेशन, बिजनेस कर रहे हैं होटल या चाय वाला, तो जो मेरे मेंबर है ना, जो मेरे कंपनी मेंबर है, वो आकर के मेरे होटल पे या मेरे चाय वाले बिजनेस पर स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं। इंजेक्शन मतलब स्टे ऑर्डर, कि भैया आप इसको मत बेचने दो। और ये जो भी मैंने चाय वाय बेचा ना, होटल का बिजनेस किया, वो जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ एक्चुअल हुआ था कंपनी के नाम पे, पर माना जाएगा तुमने किया, तो इसके लिए डायरेक्टर लोग पर्सनल लाइबल होंगे, और जो भी बोरोइंग वगैरह होगी वो कंपनी के नाम पे नहीं होगी, डायरेक्टर लोग पर्सनल लाइबल हो जाएंगे, ठीक है ना। मेमोरेंडम और आर्टिकल का डिफरेंस क्या? पहले सुनो, मेमोरेंडम का ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ये डेफिनेशन थोड़ा सा याद कर लिए, सेम डेफिनेशन है बट सेक्शन अलग है, सेम डेफिनेशन है, क्लॉज अलग है। मेमोरेंडम का क्या है? क्लॉज 56, इसका क्या है? क्लॉज 25, ठीक है ना। मेमोरेंडम क्या है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, सेकेंडरी, और आर्टिकल क्या है? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम पढ़ने के बाद ना बाहर के लोग गाइड होते हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ोगे तो ये पता चल जाएगा कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसके सब्सक्राइबर कौन कौन है, ठीक है, इसका मैक्सिमम कैपिटल कितना है। इससे आउटसाइडर लोग को नॉलेज हो जाता है ये किस टाइप की कंपनी है, ठीक है। तो ये आउटसाइडर लोगों को ज्ञान देती है, मतलब गाइड करती है। पर जो आपके आर्टिकल होते हैं ना, दे आर द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके एम्प्लॉई, आपके मेंबर और आपके डायरेक्टर को बेसिकली क्या देता है? गाइड करता है। जैसे मेरे कंपनी में डिविडेंड देना है या नहीं देना है, वो मेरे कहाँ लिखा रहेगा? मेरे आर्टिकल में लिखा रहेगा। मेरी कंपनी कितना लोन ले सकती है और कितना लोन नहीं ले सकती, वो मेरे आर्टिकल में लिखा रहेगा। जैसे तुम्हारे घर में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, कब सोना है, कब उठना है, कब समझ रहे, खाना पीना खाना, वैसे कंपनी का भी क्या होता है? कुछ इंटरनल प्रोसीडिंग्स होता है, कुछ इंटरनल रूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। इसमें जो कंटेंट होता है वही क्लॉजेस, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, इसमें क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। आर्टिकल में क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, ठीक है। कंपल्सरी ऑप्शन की बात करूँ, हर एक कंपनी को मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी है, हर एक कंपनी को मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी है। बट अगर मैं आर्टिकल की बात करूं, अगर आप आर्टिकल नहीं बनाते हैं तो कंपनी एक्ट ऑलरेडी आर्टिकल बना करके रखा आपके लिए, तो नॉट ए कंपलसरी। आप टेबल एफ को फॉलो कर सकते हैं, कंपनी एक्ट ने टेबल एफ बनाया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अल्ट्रेशन की बात करें, देखो आपका जो मेमोरेंडम है ना, उसको अल्टर करना थोड़ा सा टफ है,
थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मतलब टफ है, लेकिन आर्टिकल को चेंज करना बहुत आसान है, ठीक है ना। मेमोरेंडम के बियॉन्ड कोई काम करोगे अल्ट्रा वायरस, आर्टिकल के कोई बियॉन्ड काम करोगे ना वो अल्ट्रा वायरस नहीं होता है, वो एक्चुअल में उसको बाद में रेटिफाई, रेटिफाई में समझ रहे हो, मतलब शेयर होल्डर उसको सही कर सकता, मतलब डायरेक्टर है कोई ऐसा काम कर दिया जो कंपनी के रूल के अगेंस्ट है, तो बाद में अगर शेयर होल्डर को लगता है कि भैया नहीं तुमने ठीक ही किया तो रेटिफाई कर सकता है, बट अगर मेमोरेंडम के अगेंस्ट कर दिया तो नो रेटिफिकेशन, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सेप्शंस ऑफ इंडोर मैनेजमेंट छपा हुआ क्वेश्चन है। एक्सेप्शन तो छपा हुआ, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि भैया अगर आप कंपनी के साथ, वो थोड़ी खांसी आ गई थी जल्दी बोल रहा हूँ ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, देखो अगर मैं किसी कंपनी के साथ, मान लो मैं टाटा कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ, तो टाटा कंपनी के ट्रांजैक्शन डील करने से पहले मुझे टाटा कंपनी का जो मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज सेक्शन 399 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 ये बोलता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल सब पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो जब आप किसी भी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो आप एक बार उसका मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ लो, वो किस टाइप की कंपनी है। कल को ये मत बोलना कि मुझे नहीं पता था ये कंपनी तो ऐसी निकलेगी, भाई पहले तुम देख लो। मान लो मैं टाटा कंपनी के साथ गया, ठीक है, होटल का बिजनेस करने, और उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि टाटा कंपनी तो स्टील बनाती है, टाटा कंपनी तो स्टील बनाती है, और मैं उससे डील करने गया होटल के बारे में, और उसका मेमोरेंडम में लिखा है कि भैया ये तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये जानते हुए भी कि वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद भी मैंने होटल से रिलेटेड डील कर लिया, ये गलती मेरी है ना, ये गलती तो मेरी है ना। इसलिए बोला जाता है कि भैया किसी भी कंपनी के साथ कोई भी डील करने से पहले एक बार उसका आर्टिकल मेमोरेंडम चेक कर लो, उसके बाद उसके साथ डील करो। कल को अगर फंस गए और कोर्ट में आकर बोलोगे भैया हमको तो नहीं पता था, हमको तो नहीं पता था, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये नेगेटिव डॉक्ट्रिन है, ये नेगेटिव डॉक्ट्रिन है, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं टाटा कंपनी के साथ गया, होटल का बिजनेस कर लिया, होटल का बिजनेस वाला डील कर दिया, बाद में पता चला टाटा कंपनी धोखा दे रही है, धोखा दे रही, मैंने कोर्ट में केस किया, सर ये टाटा कंपनी ने डील किया था, धोखा दे रही है, ये बोली थी ये तो होटल का बिजनेस करती है, पर ये तो स्टील वाली कंपनी निकल गई, तो कोर्ट आएगा आपको 2 थप्पड़ लगाएगा, बोलेगा इधर आ। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है, डील करने से पहले एक बार उसका मेमोरेंडम चेक कर ले, सच में वो होटल का काम करता है कि नहीं करता, उसका मेमोरेंडम में लिखा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखा होगा, आया बस हमने। तो अब अगर मैं कोर्ट में आकर बोलूंगा सरकार हम तो भूल गए, हम तो बहुत जल्दबाजी में थे, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये माना जाएगा इस केस में टाटा कंपनी की गलती कम है और तुम्हारी गलती ज्यादा है, बिकॉज तुम इतनी बड़ी डील करने जा रहे हो और तुमको तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ने का। तो अगर कोई भी पर्सन बिना मेमोरेंडम आर्टिकल को रीड किए जा करके कंपनी के साथ डील करता है और कल को उनके साथ फ्रॉड होता है, तो ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि भैया हम आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कोर्ट से कोई भी उम्मीद मत रखना, ये तुम्हारा नेग्लिजेंस है, ये तुम्हारा लापरवाही है, तुम्हारा वैसे आलसपन है जिसके वजह से तुमने ये 2 डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े, अब गलती है भुगतो, तुमको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इंडोर मैनेजमेंट उल्टा बोलता है, इंडोर मैनेजमेंट उल्टा बोलता है, देखो इंडोर 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 मैनेजमेंट कहाँ क्या, इंडोर मैनेजमेंट ये वाला डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर, ये पता क्या बोलता है, बोलता है देख भैया आर्टिकल मेमोरेंडम पढ़ना ठीक है, ये सेक्शन 399 बोलता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आर्टिकल और मेमोरेंडम के अलावा अब कुछ उम्मीद मत रखो कि हम वो भी पढ़ के जाएंगे। एक बहुत अच्छा केस लॉ था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड। तो क्या है ना, कंपनी डायरेक्टर लोग, मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ, इससे तुमको क्लियर हो जाएगा डॉक्ट्रिन वाला इंडोर मैनेजमेंट। तो ये कंपनी के जो डायरेक्टर थे ना वो लिमिट से ज़्यादा लोन ले लिए, तो कंपनी का रूल था कि लिमिट से ज़्यादा अगर लोन लोगे तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर लोग बिना एसआर पास किए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए, बैंक से जाकर लोन ले लिए, कल को कंपनी डूब गई। अब जब कंपनी के एसेट बेचे जाएंगे और लायबिलिटी चुकाया जाएगा, तो कोर्ट क्या करती है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर क्या करता है, एसेट को बेचता है और लायबिलिटी को चुकाता है। अब ये लिक्विडेटर का नाम था टर्कॉन्ड। टर्कॉन्ड बैंक को बोलता है तुमको हम पैसा नहीं देंगे, क्यों, बैंक वाला बोलता क्यों, तो टर्कॉन्ड बोलता है तुमने जो लोन दिया था ना उस लोन में एसआर नहीं पास हुआ था, तो मामला गया कोर्ट में। तो बैंक वाला कोर्ट में जाकर बोलता है कि भैया ये एसआर पास करना ना करना
डायरेक्टर लोगों ने पूछा था या नहीं पूछा था, ये इनका घर का मामला है, ये इनका इंटरनल प्रोसीडिंग्स है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो एज ए बैंक, हमारा काम है लोन देना, तो हमने लोन दे दिया। अब ये अपने घर वालों से पूछे या नहीं पूछे, उनका गलती है। कोर्ट बोलते एकदम सही बोल रहे भाई, तुमको सपना थोड़ी आएगा। कोर्ट ने भी बैंक का साथ दिया, कोर्ट ने बोला बैंक वाला तुम एकदम सही बोल रहा है। बैंक वाले ने बोला कि भैया हमने आर्टिकल पढ़ा था, मेमोरेंडम पढ़ा था, हमको सब कुछ ठीक लगा, हमने लोन दे दिया। अब ये लोन लेने से पहले अपने शेयर होल्डर के साथ बात किए है नहीं किए, ये तो उनका घर का मामला, घर वाले समझे, हमको नहीं पता। हमको हमारा पैसा मिलना चाहिए। कोर्ट बोलता है कि बैंक वाज राइट, बैंक सही है। और कोर्ट ने टरकॉन्ड को लगाया 2 थो, बोला जाकर जैसे सबको पैसा दिया वैसे इसको ही पैसा दे दो। तो इंडोर मैनेजमेंट यही बोलता है कि अगर आपने आर्टिकल मेमोरेंडम पढ़ लिया और आर्टिकल मेमोरेंडम जैसा जैसा लिखा था आपने उसके हिसाब से बिजनेस किया, अब आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। बिकॉज एक आम पब्लिक से सिर्फ आप 2 डॉक्यूमेंट का उम्मीद रख सकते हैं, विच इज आर्टिकल और मेमोरेंडम। उससे ज्यादा आप उम्मीद मत रखिए कि एक आम आदमी ये सोचेगा, एक कंपनी के बाहरी लोग ये सोचेंगे कि जो कंपनी ट्रांजेक्शन करने जा रहा है वो ये पूछ के आया है या पूछ के नहीं आया, ये थोड़ी आम आदमी सोचेगा। अरे मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मान लो तुम सेमेस्टर 6 का मेरे से क्लास लेगा, तो बोलेगा सर हमको एडमिशन चाहिए, तो हम ये तुमसे थोड़ी ये पूछेंगे ये चोरी, ये पैसा कहाँ से लाया, चोरी करके लाया क्या, बोलना है। किसका किसका गला दबा के पैसा लाया, किसको चाकू मार के पैसा लाया, ये हम बोलेंगे क्या? अरे हम मान के चलेंगे कि ये पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे पापा ने दिया, तुम्हारे गार्जियन ने दिया है। जो जो पैसा तुम मुझे दे रहे हो, हम ये एज्यूम कर लेंगे वो पैसा लीगली ऑब्टेन किया गया है। वैसे ही कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करती है, तो बैंक वाला हो या आउटसाइडर वाले, वो एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी ने जितने भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स थे, मतलब जिससे पूछना था कंपनी ने पूछ लिया है, तो बाहर वाले भी ये एजम्पशन लेकर के काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैंक वाला जीत जाता है, बिकॉज इंटरनल प्रोसीडिंग का मामला कंपनी के अंदर के लोग समझेंगे, कंपनी के बाहर के लोग नहीं समझेंगे। तो बैंक वाले ने सिंपल बोला भैया हमको सपना नहीं आएगा इन्होंने परमिशन लिया था या नहीं लिया था, बिकॉज हमारा काम है लोन देना, हमने लोन दे दिया। तो इस केस में बैंक वाला जीत जाता है, टरकॉन्ड हार जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट। तो इंडोर मैनेजमेंट क्या, एक पॉजिटिव डॉक्ट्रिन है जो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये बोलता है कि भैया आर्टिकल पढ़ लिए, मेमोरेंडम पढ़ लिए, नाउ यू आर सेफ। अब इसके अलावा अगर तुम्हारे साथ कंपनी फ्रॉड करती है तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। हाँ, आपको आर्टिकल और मेमोरेंडम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके ना कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलता। जैसे पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। मान लो मैं कंपनी से डील करने गया और मुझे पता है ये डायरेक्टर ऑफ फ्रॉड है, ये कंपनी फ्रॉड है, उसके बाद भी अगर मैंने, समझ गया, इसके बाद भी अगर मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया तो गलती मेरी है। जब मुझे डाउट हुआ था मैं क्यों ट्रांजेक्शन करने गया, तो अगर मुझे डाउट था उसके बावजूद भी मैंने ट्रांजेक्शन किया तो इसमें गलती मेरी है। अब मैं कोई उम्मीद नहीं रखूंगा प्रोटेक्शन का। सस्पिशंस ऑफ इरेगुलरिटी, अगर जहां पे मुझे अपना स्किल ड्यू केयर, जहां पे मुझे इंक्वायरी करना था, अगर मैं इंक्वायरी नहीं किया, मुझे डायरेक्टर से कुछ क्वेश्चन करना था, मैंने क्वेश्चन नहीं किया, मैं एज्यूम कर लिया ठीक ही बोल रहा होगा। जहां पे एक नॉर्मल इंक्वायरी करना जरूरी है। जैसे तुम लोग भी मेरे से कभी बात करता है तो सर आप अभिषेक सर बोल रहे हैं, सर ये अभिषेक पांडे क्लासेस का नंबर है कि नहीं, तुम लोग थोड़ा सा इंक्वायरी करता है ना, या किसी को भी पेमेंट दे देगा। तुम लोग अगर लेट से तुमने किसी को फोन किया कि सर हमको सेमेस्टर 6 का एडमिशन लेना है, अपना क्यूआर भेजो, तो सामने वाला क्या करेगा, बोला ठीक है व्हाट्सअप करो, ये आप 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 उसको हाई लिखोगे, वो अपना क्यूआर भेजेगा, पेमेंट हो गया। अब तुम लोग आकर मेरा गला पकड़ेगा, आपको तो पेमेंट दिए थे, मेरा एडमिशन क्यों नहीं लिया, मेरे को क्लास क्यों नहीं दिया। तो मैं बोलूँगा बाबू ये जो एडमिशन था करने से पहले तुमने एक बार पूछा था कि आप अभिषेक पांडे बोल रहे हैं या अभिषेक पांडे के ऑफिस से बोल रहे हैं या ये अभिषेक पांडे क्लासेस नंबर है, कुछ भी तुमने इंक्वायरी किया था? नहीं सर नहीं किया था, गलती तुम्हारी है, मेरी गलती नहीं है, बात खत्म। वही है सस्पिशंस ऑफ इरेगुलरिटी, जहां पे इंक्वायरी करना था आपको इंक्वायरी करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपकी गलती है। फ्रॉडरी, जहां पे फ्रॉड वगैरह हो रहा है, आपको पता है ये फ्रॉडरी है, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, फिर आपने पैसा क्यों लगाया, ये आपकी गलती है, ठीक है। एक्ट आउटसाइड द अथॉरिटी, आपने मेमोरेंडम पढ़ा, मेमोरेंडम पढ़ करके लग रहा है ये जो डायरेक्टर था पता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पैसा उठाने के लिए, पैसा पता किस लिए उठाने के लिए आया था, बोला रेस्टोरेंट खोलेंगे। उसके आर्टिकल में लिखा है कि भैया तुम तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और तुम लोन लेने आए हो रेस्टोरेंट के नाम पे, नहीं मिलेगा। अब बैंक वाला बोलेगा भैया तुम्हारे मेमोरेंडम में लिखा है कि तुम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, यहाँ तुम रेस्टोरेंट का बात कर रहे हो, रेस्टोरेंट तो एंटरटेनमेंट में आता है, तुम तो एंटरटेनमेंट कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं फूड सर्विस तो लिखा हुआ नहीं है। अब ये जानते हुए भी अगर मैं लोन दे दिया
डायरेक्टर लोग ऐसा ट्रांजेक्शन करने जा रहा है जो उसके मेमोरेंडम में नहीं लिखा, उस ये जानते हुए भी मैंने अगर वो दे दिया तो मेरा गलती है। इस केस में इस केस में बैंक का गलती है, कंपनी गलती नहीं है। इसको बोलते हैं एक्ट आउटसाइड द अथॉरिटी, ठीक है। अगर आर्टिकल को चेंज करना, आर्टिकल को चेंज करने के लिए पहले आपको चेक द अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है यहाँ पे क्या, व्हाट आर द प्रोसीजर टू अल्टर एओ। एओ को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले द अल्ट्रेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये सिंपल बोला कि अगर आपको आर्टिकल को चेंज करना है तो आपको कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। आपका अपना मेमोरेंडम को भी चेंज करना पड़ेगा। अल्ट्रेशन ऑफ एओ मस्ट बी कॉन्फ्लिक्ट नॉट कंप्लीट विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपने आर्टिकल को चेंज किया, पर आर्टिकल के चेंज करने से मेमोरेंडम पर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। आपको बोर्ड मीटिंग पास करना पड़ेगा, आपको जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा और शेयर होल्डर के साथ आपको ओआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ओआर है, यहाँ पे ओआर है। आर्टिकल के लिए आपको नहीं नहीं सॉरी, आर्टिकल के लिए आपको एसआर पास करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। और जब आपने एसआर पास कर लिया तो आपको आरओसी को बताना पड़ेगा, आरओसी को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, इसके कंटेंट क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। देखो प्रोस्पेक्टस, कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है ना तो एक डॉक्यूमेंट बनाती है, उस डॉक्यूमेंट में अपने बारे में लिखती है कि मेरा नाम क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जो पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं उसके पीछे मकसद क्या है, ये सब कंपनी बताती है। साथ ही साथ कंपनी बताती है कि हम प्रॉफिट मेकिंग है या हम लॉस मेकिंग है, सब कुछ मतलब कंपनी भर भर के अपना तारीफ करती है बिफोर आईपीओ। तो लोग क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, पैसा लगाते हैं, उसी डॉक्यूमेंट बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। तो अब आप उसमें कंटेंट क्या होता है, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट क्या होता है, उसमें नेम लिखा रहता है कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस, डेट ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग, किस दिन इशू आएगा, किस दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है, कितना इशू आ रहा है, कितना इशू आ रहा है, एक इशू का प्राइस क्या है, वो सब लिखा रहेगा। और ऑफर वगैरह बारे में लिखा रहेगा कि कंपनी कितना ऑफर लेकर आ रही है, मतलब कितना दिन तक ऑफर वैलिड रहेगा, ये सब लिखा रहेगा। आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस बात करूँ तो 3 टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, एक अच्छा 4 टाइप के। एक होता है जनरल प्रोस्पेक्टस जो 400-500 पेज का होता है, जिसमें डिटेल्ड लिखा रहता है, उसको बोलते हैं जनरल प्रोस्पेक्टस। एक होता है एवरेज प्रोस्पेक्टस, अब 500 पेज का प्रोस्पेक्टस है, उस 500 पेज को ना कंपनी क्या करती है, 2 पेज में कन्वर्ट कर देती है, उसमें मेन चीज लिखती है, क्योंकि 500 पेज कोई नहीं पढ़ेगा, तो 200 पेज 500 पेज को कन्वर्ट कर दिया 2 पेज में। तो जो 500 पेज का प्रोस्पेक्टस है उसको कन्वर्ट कर दिया 2 पेज में, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, देखो कंपनी ना एक साल के अंदर मान लो 4 आईपीओ ला रही है, एक ला रही है जून में, एक ला रही है अगस्त में, एक ला रही है दिसंबर में, एक ला रही है फरवरी में। तो कंपनी जब जून में प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उसी प्रोस्पेक्टस में अपकमिंग आईपीओ के बारे में बता दिया कि भैया नेक्स्ट आईपीओ आएगा अगस्त में, उसके बाद आएगा दिसंबर में, उसके बाद आएगा फरवरी। तो एक ही प्रोस्पेक्टस में अगर आप अपकमिंग पब्लिक इशू के बारे में बता देते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और एक होता है आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में ना 2 इंपॉर्टेंट बात लिखा रहता है कि कितना नंबर ऑफ शेयर आप इशू करना चाहते हैं और किस प्राइस में इशू करना चाहते हैं। यही 2 इंपॉर्टेंट चीज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मिसिंग होता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर टू बी इशूड आर मिसिंग एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज आर मिसिंग। क्वांटिटी और प्राइस मिसिंग होता है इस प्रोस्पेक्टस में, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। एक होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी जब कंपनी खुद प्रोस्पेक्टस इशू ना करके किसी एजेंसी के थ्रू करवाती, किसी सीए के थ्रू, किसी लॉ फर्म के थ्रू, बोलती भैया हमको तो आता नहीं इशू करने, मेरे बिहाफ में आप इशू कर दो। तो मान लो कोई एजेंट था, कंपनी के बिहाफ में एजेंट ने प्रोस्पेक्टस बनाया और एजेंट ने ही इशू कर दिया। नॉर्मली ये सब मर्चेंट बैंक करता है। तो कंपनी के बिहाफ में मर्चेंट बैंक ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया। तो जो मर्चेंट बैंक ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, मान लिया जाएगा कंपनी ने ही इशू किया, दैट इज वर्ड डीम्ड। डीम्ड का मतलब मान लेना, ठीक है। बात करते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा, उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक प्रोस्पेक्टस देखेगी और पैसा लगाएगी, और आपने प्रोस्पेक्टस में ही गलती किया है। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में गलती किया उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है ना। अब जब आप गलती की हो तो 2 टाइप की गलती आएगी। मतलब भाई प्रोस्पेक्टस में आपने गलत किया है, तो पब्लिक के साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपके ऊपर 2 लायबिलिटी आएगा, एक आएगा सिविल लायबिलिटी, एक आएगा क्रिमिनल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी क्रिमिनल लायबिलिटी का डिफरेंस थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी ये बोलता है आपने प्रोस्पेक्टस में गलती किया, पर ये आपने जानबूझ के गलती नहीं किया, फिर भी ये लायबिलिटी है, पर ये सिविल लायबिलिटी। आपने प्रोस्पेक्टस में गलत लिखा है पर आपने अनजाने में लिखा, उस गलती की वजह से पब्लिक का बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ, तो इस केस में सिविल लायबिलिटी। बट अगर आपने प्रोस्पेक्टस में जानबूझ के गलती लिखा है, जानबूझ के आपने गलती किया है,
जानबूझ करके आपने लॉस मेकिंग कंपनी को दिखाया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो आपका गलती है। इस केस में आपके ऊपर अप्लाई होगा क्रिमिनल लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी होगा? क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था कि जब आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो कंपनी क्या करती है, इनिशियली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जस्ट लाइक बर्थडे सर्टिफिकेट की कंपनी खुल चुकी है। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब जस्ट लाइक लाइसेंस, भैया लाइसेंस मिल गया अब काम करो। जैसे मैं कोचिंग सेंटर खोला हूँ ना, तो मुझे एक ट्रेड लाइसेंस मिला है, तो ट्रेड लाइसेंस की वजह से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब मैं कंपनी कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन दोनों का याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है? इशूड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इशूड आफ्टर फाइलिंग द डिक्लेरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी एंड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये कब मिलता है? कमेंसमेंट कब मिलता है? याद करो। कंपनी बोलती है भैया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दी है, अब तू प्रूफ कर कि तेरे पास पैसा है, तेरे सब्सक्राइबर तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, पहले सब्सक्राइबर से पैसा लेकर आ, तेरा रजिस्टर्ड ऑफिस को पहले वेरीफाई करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तब तुझे लाइसेंस देंगे काम करने के लिए, ठीक है ना। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हर एक कंपनी के लिए, भाई इनकॉर्पोरेशन जैसे बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास होना चाहिए, वैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हर कंपनी के लिए कंपलसरी है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है। जितने पब्लिक कंपनी है हैविंग अ शेयर कैपिटल, जितने पब्लिक कंपनी उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है, प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी ले भी सकता, नहीं भी ले सकता। लीगल इफेक्ट की बात करूं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है कंपनी ओपन हो जाती है, कंपनी ओपन हो जाती है, कंपनी के सारे फीचर्स एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है, भैया आपके पास राइट आ गया कि आप बिजनेस चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट की तरह होता है, ये स्टार्टिंग ऑपरेशन की तरह। चलो मैं अब चैप्टर 2 आ गया। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ फटाफट रिवाइज करने का। अगर मैं डायरेक्टर की बात करूँ, सर डायरेक्टर कौन होता है और डीन क्या होता है? डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी में एम्प्लॉय की तरह होते हैं, एजेंट की तरह होते हैं, ट्रस्टी की तरह होते हैं, कंपनी के ऑर्गन की तरह होते हैं, पर कंपनी नहीं होते हैं, पर कंपनी के बिहाफ में सारा काम करते हैं। जो कंपनी के बिहाफ में डिसीजन लेता है, कंपनी के बिहाफ में जो सारा काम करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर। दे आर द ऑर्गन ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के आंख नाक कान सब होते हैं, ऑर्गन होते हैं। डीन क्या होता है? अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपके पास डीन होना चाहिए, तब जाकर आप डायरेक्टर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है सर? हाँ क्लियर है। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अगर आपको देखो डायरेक्टर बनने के लिए ना कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर डायरेक्टर बनना तो कोई भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि भैया अगर आप डायरेक्टर बन रहे हो तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एटलीस्ट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो याद करो, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। मतलब डायरेक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, मतलब 18+ होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आप सॉल्वेंट होने चाहिए, इनसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। वही सब हो गया कि आप एक, अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आप नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आपके पास डिन होना चाहिए, आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप सॉल्वेंट होना चाहिए, आपका साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। आप आपका अगर कंपनी बोलती है कि नहीं भैया हमारे यहाँ डायरेक्टर वही बनेगा जिसके पास शेयर्स होगा, तो आपके पास शेयर्स है या नहीं है तो भी चेक किया जाएगा। प्लस रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट अगर बोलता है, अगर आपको रेसिडेंट डायरेक्टर बनना है तो आप उस पर्टिकुलर ईयर में 182 डेज इंडिया में है या नहीं है। डिसक्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है? आपने कोई ऐसा कर्म कांड किया, उस कर्म कांड के वजह से आपको डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया। अब वो कर्म कांड क्या है सुन लो। अगर आपने अगर आपने अगर आपको जेल हो गई 6 महीने से ज़्यादा, तो 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाइड है, आप 5 साल के लिए किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको जेल हो गई 7 साल के लिए, तो परमानेंट आप क्या है? डिस्क्वालीफाइड है। अगर आप पगला बाबा हो गए, अनसाउंड हो गए, आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए। कोर्ट ने अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा सजा दी है तो 5 साल के लिए, 7 साल या उससे ज़्यादा का सजा मिला है तो परमानेंट डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अगर आप कंपनी के कॉल्स इन अरियर का पैसा 6 महीने हो गए अभी तक नहीं चुकाया है तो आप डिस्क्वालीफाइड है। अगर आपको कोर्ट ने खुद ही बोला भैया यू आर डिस्क्वालीफाइड, देन डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अगर आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं करते तो आप क्या हो गए? डिस्क्वालीफाइड हो गए, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं डिफरेंट मोड्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जैसे बात करते हैं तुम्हारा जनरल मीटिंग में देखो जो डायरेक्टर होते हैं ना नॉर्मली वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं। कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं शेयर बाई अपॉइंटमेंट बाई शेयर होल्डर एट जनरल मीटिंग। अकाउंट कितने होते हैं? 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, ठीक है। 2/3 ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। मान लो 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर का 2/3 अपॉइंट किया जाएगा शेयर होल्डर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में। अगर एडिशनल डायरेक्टर है ना, इनको एक्चुअल में अपॉइंट करता है बोर्ड मीटिंग होता है, बी आर एड बी एम पास होता है। और एडिशनल डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है।
ठीक है। और अगर आर्टिकल अलाउ करता है तो करना पड़ता है, ठीक है। ये ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? जब तक नेक्स्ट एजीएम नहीं हो जाता तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे। अल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा जो डायरेक्टर है अगर वो 3 महीना से ज़्यादा इंडिया के बाहर है तो मैं उसके जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर को ला सकता हूँ। अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक हमारा ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया में नहीं आता तब तक वो ऑफिस होल्ड करेगा। जैसे ही हमारा मेन डायरेक्टर इंडिया आ गया तो ये जो हमारा अल्टरनेट डायरेक्टर है उसको हटा दिया जाएगा। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का मतलब क्या है? एक डायरेक्टर नॉर्मली 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, बीच में बेचारा छोड़ के चला गया, मान लो ब्रेकअप हो गया उसका, छोड़ के चला गया, ठीक है। तो उसके जगह पे हमने एक, भाई बीच रास्ते में छोड़ के चला गया तो उसके जगह पे हमने एक कैजुअल डायरेक्टर को बैठा दिया और एजीएम तक हम इंतजार करेंगे। एक बार एजीएम होगा तो फिर हम शेयर होल्डर से पूछ लेंगे कि हमने जो लेकर आया है क्या वो सही है। अगर सही है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, वरना उसको हटाकर कोई और को लेकर आएंगे, उसको बोलते हैं कैजुअल डायरेक्टर। एक होता है नॉमिनल डायरेक्टर। जब बैंक वाले ना बड़े बड़े लोन पास करते हैं तो बैंक वालों को डर लगता है कि मेरा पैसा कहीं मिस यूज ना हो जाए, तो बैंक वाले अग्रीमेंट में बोल देते हैं कि आपके डायरेक्टर में मेरा एक बंदा बैठेगा, उसको बोलेंगे नॉमिनल डायरेक्टर। अब वो नॉमिनल डायरेक्टर का काम ही है बस चेक करना कहीं बैंक वाला मिस यूज तो नहीं कर। एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोलती है भैया मेरा बंदा बैठेगा, ठीक है ना। अब आते हैं आपका फर्स्ट डायरेक्टर, मैंने पढ़ाया था आर्टिकल वगैरह को चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर का कहानी मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, पर रिवीजन बस यही बोलूंगा भैया आर्टिकल और मेमोरेंडम चेक कर लेना, ठीक है ना। बट बाकी मैं आपको पता है डिटेल वाला, काफ़ी डिटेल है फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। डिस्कस आर नॉट ओनली एजेंट बट ऑल्सो इन सम सेंस टू ट्रस्ट ऑफ कंपनी स्टेटमेंट। डायरेक्टर देखो एजेंट नहीं होता है और एक ट्रस्टी की तरह होता है, एज ए ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी होता नहीं, एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी की तरह होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टर जो कंपनी का होता है वो एजेंट के जैसा है, ट्रस्टी के जैसा है, पर ना तो एजेंट है और ना ट्रस्टी है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो एजेंट का फीचर्स होता है डायरेक्टर उसको फुलफिल करता है। जो एक ट्रस्टी कौन होता है? केयर टेकर होता है। तो डायरेक्टर भी क्या करता है? कंपनी को केयर टेकर करता है। डायरेक्टर भी कंपनी क्या करता है? केयर टेकर करता है। लेकिन याद रखना डायरेक्टर लोग ना तो एजेंट होते हैं ना ही ट्रस्टी होते हैं, वो उसके जैसा होते हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये वाला। राइट्स एंड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट्स एंड पावर। राइट्स एंड पावर, डायरेक्टर का राइट क्या है? डायरेक्टर का राइट भैया बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। नोटिस वगैरह दे सकता है, एजेंडा बना सकता है, जितने भी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और बदले में रेमुनरेशन भी ले सकता है, ठीक है। राइट टू इंडिमिनिटी, अगर उसने गलती किया तो भरपाई करेगा, या कोई और गलती किया है तो उससे वो पैसा लेकर के कंपनी का नुकसान खत्म कर सकता है, ठीक है। पावर क्या डायरेक्टर का? एक है जनरल पावर, कि बोर्ड कैन एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ कंपनी दैट नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज इन जनरल मीटिंग। मतलब बोर्ड के पास सारे के सारे पावर हैं कि वो यूटिलाइज कर सकते हैं। डायरेक्टर लोग के पास मैक्सिमम सारे पावर होते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पावर जैसे कॉल्स इन अरियर, अगर अगर आपने अलॉटमेंट मनी का पैसा दिया है तो डायरेक्टर लोग भैया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मांग सकता है, ठीक है। सिक्योरिटी इशू कर सकता है, उधारी ले सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कंपनी के नाम पे लोन ले सकता है, या कंपनी का पैसा किसी और को लोन में दे सकता है। ये सब उसके पावर है, ठीक है ना। डिफरेंट मोड ऑफ रिमूवल डायरेक्टर, डायरेक्टर को अगर रिमूव करना है उसका डिफरेंट मोड है। पहला, डायरेक्टर खुद से रिजाइन कर सकता है, सिंपल एक नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को और आरओसी को, बोलता है भैया बस हमारा आपका रिश्ता यही था, अब हम जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है आपका शेयर होल्डर। शेयर होल्डर लोग भी क्या कर सकते हैं? एजीएम में उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या रिमूवल शेयर होल्डर का प्रोसीजर क्या, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है आपका रिमूवल बाय ट्राइब्यूनल, कोर्ट भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है। थोड़ा सा अंदर में आप पढ़ लीजिएगा प्रोसेस को, ठीक है ना। केएमपी कौन होता है? के मैनेजरल पर्सनल। केएमपी कौन होता है? जो कंपनी का सीईओ होता है, एमडी होता है, सीएस होता है, होल टाइम डायरेक्टर होता है, सीएफओ होता है, उसको बोलते हैं केएमपी। उसको क्या बोलते हैं? केएमपी, ठीक है। ये कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, ये कंपनी के इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं। राइट एंड पावर एंड ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जो एमडी है, देखो जो पावर नॉर्मली आपको पढ़ाया गया था डायरेक्टर का, वही सेम पावर एमडी का होता है, ठीक है। जो राइट डायरेक्टर को होता है वही सेम पावर एमडी का। तो जो आपको मैंने ऊपर में पढ़ाया था ना, पावर राइट एंड ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आपको अलग से याद करने का जरूरत नहीं है, सेम चीज़ आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। विमेन डायरेक्टर क्या होते हैं, इसके प्रोसीजर क्या होता है? देखो विमेन डायरेक्टर में बेसिकली क्या होता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बोला गया है कि बोर्ड में आप अगर आप एक बड़ी टॉप टॉप कंपनीज हैं जिसका टर्नओवर 300 करोड़ है, 500 करोड़ है, तो ऐसी कंपनी के लिए विमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है, ठीक है ना। विमेन डायरेक्टर रखना कंपलसरी है। अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ है और आपका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, तो भैया आपके डायरेक्टर में एक लेडी होनी चाहिए, एक विमेन होनी चाहिए, ठीक है ना। और न्यू कम ये वाला पॉइंट छोड़ देना, ये वाला पॉइंट
ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? 5 साल के लिए। कोई भी विमेन डायरेक्टर जो ऑफिस होल्ड करेगी 5 साल के लिए करेगी, ठीक है ना। रोल क्या है? जो एक नॉर्मल डायरेक्टर का रोल है वही विमेन डायरेक्टर का रोल होगा, ठीक है। सीएसआर क्या होता है आपको पता है, मैंने पहले बताया सीएसआर क्या होता है। जैसे कंपनी अब कैंसर हॉस्पिटल में पैसा लगा रही है, स्कूल में पैसा लगा रही है, या पेड़ पौधे लगा रही है, या गंगा को साफ कर रही है, मतलब चैरिटेबल काम करती है। तो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट कमाती है। कंपनी का जो 3 साल का प्रॉफिट है, उस 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाला जाता है। उस एवरेज का मिनिमम 2% कंपनी चैरिटी के लिए खर्च करती है। ये मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी खर्चा कर सकती है, ठीक है। तो अगर ये टाटा कंपनी आप सुने होंगे कि 35% जो भी टाटा कंपनी कमाती है उसका 35% ये लोग क्या कहते हैं? डोनेट करते हैं। वो सीएसआर है। आप कभी देखो विक्टोरिया गए होंगे, विक्टोरिया के सामने देखिएगा तारामंडल के पास में एक बड़ा सा बीच में ही गार्डन है। उस गार्डन में लिखा हुआ मेंटेन बाय आईटीसी लिमिटेड। उस पूरे गार्डन को कौन मेंटेन करता है? आईटीसी लिमिटेड करता है। तो अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, गार्डन मेंटेन करते हैं, चैरिटी करते हैं, हॉस्पिटल में पैसा देते हैं, कैंसर हॉस्पिटल में पैसा देते हैं, तो वो सीएसआर होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना करना है? कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट निकालो, उसका जो एवरेज आएगा उसका 2% मिनिमम है, ठीक है। चैप्टर 4 विच इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, ठीक है। सर शेयर कैपिटल क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है देखिए। जो शेयर कैपिटल होता है ना, जो शेयर कैपिटल होता है नॉर्मली जो एक शेयर होता है उसमें, जैसे मेरे पास अगर किसी कंपनी का शेयर है उसमें मेरा नाम लिखा रहेगा, उसमें डिस्टिंग वैल्यू लिखा रहेगा, फेस वैल्यू लिखा रहेगा, 2 डायरेक्टर या एक सीएस का साइन होगा, उसको बोलता है शेयर कैपिटल। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल कंपनी रीच कर सकती है। इशूड मतलब उन्होंने पब्लिक को कितना इशू किया है, पब्लिक ने जितना सब्सक्राइब किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप 10 रुपया फेस वैल्यू था, कंपनी ने अभी 6 रुपया कॉल किया, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पेड अप 6 रुपया कॉल किया, 6 रुपया कॉल किया, उसमें से मान लेते हैं मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया था 6 रुपया करके, पर तो 2,000 नहीं आया, तो 1 लाख में से क्या करेंगे? 2,000 हटा देंगे, तो हो जाएगा आपका पेड अप। रिजर्व मतलब 10 में से 6 रुपया कॉल किया, अभी तक 4 रुपया कॉल नहीं किया, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? देखो एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखो ध्यान से। प्रेफरेंस शेयर आपको पता है, प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको एक प्रेफरेंस दिया जाता है, भैया इक्विटी के पहले डिविडेंड आपको देंगे, इक्विटी के पहले डिविडेंड आपको देंगे, ठीक है। कल को अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो जो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है, वो इक्विटी शेयर होल्डर पहले आपको मिलेगा। तो ये याद रखिएगा एक चीज, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना उनको प्रेफरेंस मिलता है इक्विटी के पहले, ठीक है। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस की बात होता है, मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको आपको हर एक साल डिविडेंड देना पड़ता है। अगर आपने 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया तो वो 2 साल का डिविडेंड ऐड होगा। जब आप थर्ड ईयर डिविडेंड देने जाएंगे तो तीसरे साल डिविडेंड जब आप देने जाएंगे तो लास्ट 2 साल का जो डिविडेंड आपने नहीं दिया था उसको ऐड करके फिर तीसरे साल को ऐड करके, मतलब तीसरे साल में आपको टोटल 3 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा उस ईयर का, विच इज थर्ड ईयर, और लास्ट 2 साल का जो आपने डिविडेंड नहीं दिया था वो भी ऐड करके तीसरे साल देना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव जहां पे ऐड नहीं होगा, एक होता है कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर को अगर आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, जो प्रेफरेंस शेयर कभी भी कन्वर्ट नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। रिडीमेबल, जो प्रेफरेंस शेयर एक टाइम के बाद 4 साल 5 साल के बाद अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनको पैसा मिल गया और कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दी, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो कि इंडिया में अलाउ है। और इरिडीमेबल मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो कभी भी रिडीम नहीं हो सकता, जो कि यूएस में अलाउ है, इंडिया में अलाउ नहीं है, ठीक है। इक्विटी प्रेफरेंस का आप तो पढ़ ही सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज, नॉर्मल चीज है। शेयर्स और स्टॉक का डिफरेंस क्या सुनिए, एक यूनिट को बोलते हैं शेयर, सारे शेयर्स को मिला देते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। शेयर का डिस्टिंग वैल्यू होता है, स्टॉक का डिस्टिंग वैल्यू नहीं होता, डिस्टिंग नंबर नहीं होता। शेयर का फेस वैल्यू होता है, स्टॉक का फेस वैल्यू नहीं होता। शेयर को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, भाई एक तो शेयर है, ऐसे फाड़ के थोड़ी देंगे, एक तो शेयर है उसको पूरा होल्ड ट्रांसफर करेंगे। और जो स्टॉक होता है, अगर आप मान लो मेरे पास रिलायंस कंपनी का 20% स्टॉक है, उसमें से मान लो 2% मैंने आपके नाम पे कर दिया, तो स्टॉक को आप फ्रैक्शन वाइज ट्रांसफर कर सकते हैं, पर शेयर को आपको होल ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया क्लियर? हो गया। फॉर फीचर आपको पता है, कर लीजिएगा, फॉर फीचर आपको पता, पढ़ लीजिए, ठीक है। बोनस शेयर और राइट शेयर का डिफरेंस क्या? देखिए बोनस शेयर और राइट शेयर का डिफरेंस क्या है? अरे फॉर फीचर तुम लोग इशू ऑफ शेयर में पढ़ा होगा ना, वो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, जस्ट रीड करेगा हो जाएगा। बोनस शेयर राइट इश्यूर, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट का पैसा कंपनी कैश में ना देकर शेयर में दे दिया, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो वो पैसा किसका है? कंपनी का प्रॉफिट किसका है? ओनर का है। ओनर को कैश ना दे करके
उसी प्रॉफिट को शेयर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर। और ये जो शेयर मिलता है शेयर होल्डर को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट का पार्ट होता है। एक होता है राइट इशू, जैसे कंपनी पब्लिक इशू ला रही है तो पहले आउटसाइडर को ना बोल करके जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं कंपनी उनको ऑफर देती है, ठीक है, कि भैया आप लोग अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो आप दोबारा हमारी कंपनी का शेयर ले सकते हैं, इसको बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। बोनस में पेमेंट नहीं होता, राइट इशू में पेमेंट होता है, ठीक है। बोनस आप कहाँ से दोगे? आउट ऑफ रिजर्व सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व से। राइट इशू आप कहाँ से इशू करोगे? फ्रेश इशू अंडर द सेक्शन 62 ऑफ टू रेज एडिशनल कैपिटल। राइट इशू के लिए आपको सेक्शन 2 फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाता है। इसमें क्या होता है? आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से फंड आप रेज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बाईबैक की बात करूं और प्रोविजन की बात करूं, देखो बाईबैक का मतलब क्या है? कंपनी अपना ही शेयर कैपिटल को कम करना चाहती है, अपने जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको बोलती है भैया ये लो पैसा और हम शेयर कैंसिल कर रहे हैं। कंपनी जब अपना ही शेयर छीनती है उसको बोलते हैं बाईबैक, उसको बोलते हैं बाईबैक। बाईबैक का सोर्स क्या क्या हो सकता है? देखो बाईबैक का सोर्स होगा फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ अदर सिक्योरिटी। अगर मैं इक्विटी का बाईबैक कर रहा हूँ तो मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करके बायबैक ले सकता हूँ। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का बायबैक कर रहा हूँ तो मैं इक्विटी को इशू करके बायबैक कर सकता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली आपका आर्टिकल में बात लिखा होना चाहिए। बायबैक कितना होता है? साल भर में 25% होता है। अब बायबैक किसका होगा? फुल्ली पेड अप शेयर का होगा। मोड क्या होगा बायबैक का? बायबैक का मोड कोई भी हो सकता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही पढ़िएगा, उससे ज़्यादा मत पढ़िएगा। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है? एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंबर, एज ए मान लो मैं डायरेक्टर भी हूँ, मैं मेंबर भी हूँ, या मैं कंपनी का इंप्लॉय भी हूँ, मैं कोई भी हो सकता, मैं डायरेक्टर भी हो सकता है, कंपनी का मेंबर भी हो सकता हूँ, कंपनी का इंप्लॉय भी हो सकता हूँ। अगर मैंने कंपनी को बेनिफिट दिया, कंपनी के नाम पे कोई राइट करवा दिया, कंपनी के नाम पे कोई ट्रेडमार्क करवा दिया, कोई बहुत बड़ा केस पेंडिंग था मैंने उसको सॉल्व करवा दिया, कंपनी का कोई बहुत बड़ा रेपुटेशन था खतरे में था और रेपुटेशन को बचा लिया, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी का भला हो गया, किसी भी तरीके से अगर मैंने कंपनी का भला किया तो कंपनी मुझे रिवॉर्ड दे रही है शेयर्स के फॉर्म में। कंपनी बोल रही है आपके वजह से कंपनी का भला हुआ, ये लीजिए आपके सम्मान में आपको कुछ शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। बट हाँ, अगर दूसरों को अलॉट करेंगे तो 100 रुपया लेंगे, आपको हम 20 रुपया में दे रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो आपने कंपनी के लिए कुछ बड़ा काम किया, कुछ वैल्यू एडिशन किया, कुछ आपने क्या किया? वैल्यू एडिशन किया, या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का राइट दिलवा दिया जिससे कंपनी का भला हो गया, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है, उसी शेयर को बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। अब इसका प्रोविजन क्या बोलता है? पहला कि भैया आपका स्वेट इक्विटी शेयर अगर आपने जिस भी शेयर को देना, जिस भी इंप्लॉय को देना, जिस भी मेंबर को देना है, आपको सिंपली एसआर पास करना पड़ेगा, आर्टिकल को चेक करना पड़ेगा, किस प्राइस पे देना चाहते हो वो प्राइस बता दो, कौन सा क्लास ऑफ मेंबर को देना चाहते हो, कौन सा क्लास ऑफ सिक्योरिटी देना चाहते हो वो क्लास को बता दो। और एक बार आपने जिसको भी स्वेट इक्विटी शेयर दिया है वो 3 साल तक नहीं बेच सकता, ठीक है, 3 साल तक नहीं बेच सकता। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है समझिए। ट्रांसफर का मतलब क्या है? जैसे मैंने अपना शेयर आपको दे दिया, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर थे, मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, अब बदले में पैसा ले लिया, उसको बोलता है ट्रांसफर शेयर। नॉर्मली देखो ना, हम लोग शेयर मार्केट से खरीदा बेची करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर। मेरे दादाजी का शेयर, अब मेरे दादाजी नहीं रहे, उनके नाम का शेयर मेरे पापा के नाम पे आ गया। अरे दादाजी का शेयर पापा के नाम पे आ गया क्योंकि दादाजी अब नहीं रहे, तो दादाजी का शेयर पापा के नाम पे आ गया, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड का शेयर या तो उसके बच्चे के नाम पे चला गया या उसके वाइफ के नाम पे चला गया, बिकॉज हस्बैंड अब नहीं है, मर गया बेचारा, तो हस्बैंड का शेयर वाइफ के नाम पे हो गया, बच्चे के नाम पे हो गया, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ शेयर में क्या होता है ना कि ये आपको करना पड़ता है, ये आपका इनवॉलेंट्री होता है। जैसे मुझे अगर अपना शेयर बेचना है, इसमें मेरा कंसेंट लगेगा, लेकिन अब दादाजी नहीं रहे या हस्बैंड नहीं रहा तो उसका शेयर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर वॉलेंट्री होता है, सॉरी इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है ट्रांसमिशन, क्योंकि वो तो नहीं है तो ऑटोमेटिक हो गया इनवॉलेंट्री। और ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या होता है? वॉलेंट्री होता है, जहां पे मुझे खुद मेरा मन होना चाहिए शेयर बेचने के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनिशिएट कौन करता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर कौन इनिशिएट करता है? शेयर होल्डर इनिशिएट करता है। और ट्रांसमिशन में भाई हस्बैंड नहीं रहा, दादाजी नहीं रहे, तो कौन इनिशिएट करेगा? कोई इनिशिएट नहीं करता, वो लॉ इनिशिएट करता है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए। शेयर सर्टिफिकेट और वारंट का डिफरेंस देखो, ये वारंट ना बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट मतलब होता है जैसे नॉर्मली एक शेयर्स होता है उसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें फेस वैल्यू, शेयर होल्डर का नाम, ये सब लिखा रहता है। शेयर वारंट पे क्या होता है? किसी का नाम नहीं होता,
शेयर वारंट के लिए मेरा किस्सा याद करना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। मेरे पास अगर शेयर वारंट है मैं उसका मालिक, कल को किसी और के पास चला गया वो उसका मालिक हो जाएगा। शेयर वारंट में ना डिविडेंड का रेट लिखा रहता है, उसको बोलते हैं कूपन। शेयर वारंट में डिविडेंड का रेट लिखा रहता है, उसको बोलते हैं कूपन। लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें डिविडेंड नहीं होता, डिविडेंड का रेट नहीं लिखा रहता। शेयर सर्टिफिकेट दिखाने से आप कंपनी बनते हैं मेंबर, लेकिन जो शेयर वारंट होता है वो दिखाने से आप उसके मेंबर नहीं होते। शेयर सर्टिफिकेट इजीली ट्रांसफर होता है या रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर शेयर वारंट वहां से ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, थोड़ा यहाँ से पढ़ लीजिएगा। प्रोविजन की बात करूँ तो इसका सेक्शन 46 है। शेयर वारंट का कोई प्रोविजन नहीं है। पहले कंपनी एक्ट 1956 में उसका सेक्शन हुआ करता था, कंपनी एक्ट 2013 में हटा दिया गया, कोई भी प्रोविजन नहीं है। क्या होता है इसमें, क्या होता है, नाम लिखा था। शेयर सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर का नाम होता है, शेयर वारंट में कोई भी नाम नहीं हो सकता। एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, शेयर सर्टिफिकेट में डिविडेंड का रेट नहीं लिखा रहता, बोनस, उसको कूपन बोलते हैं, कूपन। लेकिन शेयर वारंट में कूपन होता है, मतलब डिविडेंड का रेट लिखा रहता है, ठीक है ना। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, वो मेरे पास रहे किसी और के पास रहे, नाम तो मेरा है भैया। अगर मेरे पास है तब भी मैं हूँ, किसी और के पास है मेरा नाम का शेयर किसी और के पास है तब भी मैं ही ओनर हूँ। पर शेयर वारंटी क्या होता है, बियरर होता है। बियरर, बियरर मतलब अगर आपके पास है आप उसके ओनर, कल को मेरे पास आ गया मैं उसका ओनर, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्लियर हो गया सर। डिबेंचर क्या होता है, कंपनी जब बैंक से लोन ना लेकर के पब्लिक से लोन लेती है, कंपनी जब बैंक से लोन ना लेकर के अपने शेयर होल्डर या पब्लिक से लोन लेती है उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। क्या बोलते हैं, डिबेंचर होल्डर। अगर मैं फीचर्स की बात करूं भैया, ये क्या होता है, डेट होता है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स होता है। आप डिबेंचर होल्डर हैं पर आपके पास कोई राइट नहीं है, आप वोट वगैरह नहीं डाल सकते, ठीक है। डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। काइंड ऑफ डिबेंचर की बात करो, सिक्योर्ड, जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है तो कुछ सिक्योरिटी दे दिया, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड मतलब डिबेंचर आपने इशू किया विदाउट एनी सिक्योरिटी। रिडीमेबल, ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं रिडीमेबल। इरिडीमेबल, ऐसा डिबेंचर जो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। अरे सॉरी, रिडीमेबल मतलब, सॉरी उल्टा बोल दिया, ये मैंने कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में कन्वर्ट होगा उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल। और रिडीमेबल का मतलब होता है ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में रिडीम होगा 10 साल 20 साल के बाद, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। और ऐसा डिबेंचर जो एक बार इश्यू हो गया फ्यूचर में कभी भी रिडीम नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन रिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ लीजिएगा। शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस सेल्फ वाई आपको पता होना चाहिए, आप कॉमर्स के बच्चे हैं, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर विच इज कॉर्पोरेट मीटिंग, लास्ट चैप्टर विच इज कॉर्पोरेट मीटिंग, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, जो साल भर में एक बार होता है उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। देखिए एनुअल जनरल मीटिंग की जो अप्लीकेबिलिटी होती है, अगर आपका ओल्ड कंपनी है तो 15 महीना फ्रॉम द लास्ट एजीएम, जो लास्ट एजीएम हुआ था वहां से 15 महीना, ठीक है। और 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लोअर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपको एजीएम का डेट निकालना है तो पिछला एजीएम से 15 महीना ऐड करिए, और जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वहां से आप 6 मंथ देखिए, तो जो डेट पहले आया उसी डेट को एजीएम होगा। एजीएम के लिए आपको 96 फॉलो करना पड़ेगा। एजीएम किस डेट को हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है एक्सेप्ट नेशनल पब्लिक हॉलीडे। पर अगर आपको एजीएम करना है तो आपको बिजनेस आवर में करना पड़ेगा 9 to 6, ठीक है। एजीएम कहाँ होगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा, नहीं तो आपका कंपनी जिस सिटी में लोकेटेड है उस सिटी में कहीं पे आप कर सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप नई कंपनी है, नई कंपनी का एजीएम के लिए दो चीज़ है, पहला जिस ईयर में आपका नई कंपनी खोला गया है उस ईयर में एजीएम करने की जरूरत नहीं है, उस ईयर में। और जैसे ही उस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है वहां से 9 मंथ के अंदर आप एजीएम कर सकते हैं। पुरानी कंपनी में एजीएम को अगर आपने लेट से 6 महीने और 15 महीने के हिसाब से डेट निकाला था, पुराना कंपनी की बता रहा हूँ, और आपने उस डेट पे एजीएम नहीं किया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा आपने एजीएम क्यों नहीं कर पाया। अगर आपका रीजन जेन्युइन है तो आपको 3 महीने का ग्रांट मिलता है, 3 महीने का टाइम मिलता है एजीएम करने के लिए। उसके लिए आपको आरओसी पास एक फॉर्म भरना पड़ता है GNL1। लेकिन अगर आप नई कंपनी खोले हो तो नई कंपनी में कोई भी फॉर्म नहीं लगता है, आपको नई कंपनी में एजीएम पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एजीएम में जो बिजनेस डिस्कस होता है वो दो टाइप के मैटर डिस्कस होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी और एक होते हैं स्पेशल। ऑर्डिनरी मतलब अड्डा, पढ़ाए थे ना अड्डा, जहाँ पे हम लोग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं, ठीक है ना। देखो ना, अप्रूवल ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं, जहाँ पे अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं, और ऑर्डर की बात करते हैं। अड्डा पढ़ाए थे ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे। और इन अड्डा को छोड़ करके जितने भी हैं
इन अड्डा को छोड़ करके जितने भी हैं वो सब क्या स्पेशल बिजनेस है, ठीक है। रिक्विजिट ऑफ वैलिड मीटिंग, एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए, एक मीटिंग को वैलिड करने के लिए 4 चीज होना चाहिए। नोटिस प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा भेजा होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन को भेजना चाहिए और प्रॉपर टाइम में भेजना चाहिए। एक वैलिड, एक मीटिंग वैलिड कब होगा? एक मीटिंग वैलिड तब होगा जब भैया कोरम है और नोटिस वैलिड है। तो नोटिस वैलिड कब होगा? नोटिस वैलिड कब होगा? जब प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा भेजा गया होगा। तो प्रॉपर अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रॉपर पर्सन को भेजा गया, प्रॉपर पर्सन कौन होता है? पढ़ाए थे ना, मैड, एम फॉर मेंबर, ए फॉर ऑडिटर, डी फॉर डायरेक्टर। अगर आपने नोटिस मेंबर को भेजा, डायरेक्टर को भेजा है और आपने ऑडिटर को भेजा है, तो इस केस में आपका नोटिस क्या है? प्रॉपर है। और 2 चीज और याद करना, अगर मेंबर मर गया है तो उसके लीगल असाइनर को, लीगल हायर को, और अगर मेंबर इंसॉल्वेंट है तो उसके असाइनर को, उनको भी नोटिस मिलता है, ठीक है। तो प्रॉपर अथॉरिटी हो गया, प्रॉपर पर्सन हो गया। प्रॉपर टाइम पे भेजना चाहिए। जिस दिन आपका मीटिंग होने वाला है वहां से एटलीस्ट 21 क्लियर डेज के अंदर आपको नोटिस भेज देना है। और 21 क्लियर डेज का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने नोटिस भेजा वो वाला दिन काउंट नहीं करेंगे, जिस दिन मीटिंग होने वाला है वह दिन काउंट नहीं करेंगे। तो बीच में 21 क्लियर डेज होगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू नोटिस भेजते हो तो आपका, याद करो, पोस्ट ऑफिस में मैंने बताया था ना कि आफ्टर 48 आवर, आफ्टर 48 आवर के बाद आपका काउंटिंग चालू होता है। और मैंने तरीका बताया था, जिस दिन नोटिस भेज रहे हो तो अगर नॉर्मल मोड से, मतलब ईमेल की हो, नॉर्मल मोड से नोटिस भेजो तो +21 +22 करना, और अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजो तो +24 करना। मैंने वन शॉट पढ़ाया, पार्ट सी में पढ़ाया। अगर आप पार्ट सी वाला नहीं देखें जाकर देख लेना भाई, अच्छे से मैंने पढ़ाया, ठीक है। तो नोटिस प्रॉपर कब होगा? जब 21 क्लियर डेज के पहले होगा। अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। भाई नोटिस आपने भेजा, उसमें एजेंडा होना चाहिए। किस मैटर पे, किस मैटर पे, किस मैटर पे आप डिस्कशन करना चाहते हो, मैटर का नाम होना चाहिए। प्रॉपर कोरम, देखो भैया प्रॉपर कोरम का मतलब क्या है? अगर आपके कंपनी में, अगर आपके कंपनी में 1000 लोग हैं या 1000 से कम है तो एटलीस्ट 5 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाकर प्रॉपर कोरम है। कोरम नहीं, मत कोरम का मतलब मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो लोग होना चाहिए, तभी तो मीटिंग होगा। अप टू अगर 1000 मेंबर है तो 5 कोरम, अप टू 5000 है 15 कोरम, 5000 से ज्यादा मेंबर है, 5000 से ज्यादा मेंबर तो 30 आदमी चाहिए। 5000 से ज्यादा मेंबर है तो 30 आदमी चाहिए कोरम के लिए। अगर कोरम है तभी मीटिंग होगा, कोरम नहीं है तो मीटिंग नहीं होगा, ठीक है। आपके पास चेयरमैन होना चाहिए। प्लस प्रॉपर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग का मतलब क्या है? मीटिंग के दौरान आपको कंपनीज एक्ट को फॉलो करके ही मीटिंग करना है, ठीक है ना। कोरम देखो मैंने पढ़ा दिया है, ये कोरम मैंने पढ़ा दिया। कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग क्या होगा? अर्जेंट। अर्जेंट वाले मीटिंग में भी कोरम अगर प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मीटिंग पढ़ा दिया, नोटिस ऑफ मीटिंग पढ़ा दिया, एजेंडा पढ़ा दिया। एजेंडा मतलब लिस्ट ऑफ द मैटर टू बी डिस्कस इन द मीटिंग। मीटिंग में किस किस मैटर पे डिस्कशन होगा उसको बोलते हैं एजेंडा। मिनट्स क्या होता है? मिनट्स का तो पढ़ा दे रहा हूँ। मिनट्स क्या होता है? जब मीटिंग होती है ना तो सारे डायरेक्टर लोग फैसला लेते हैं। मीटिंग होती है तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर ये लोग मिलकर क्या लेते हैं? फैसला। क्या लेते हैं? फैसला। तो वो फैसला लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो जो जो फैसला लिया गया है, या डायरेक्टर ने जो क्वेश्चन किया है, या शेयर होल्डर ने जो क्वेश्चन किया है, डायरेक्टर ने जो ऑफर दिया या शेयर होल्डर ने जो ऑफर दिया, सब कुछ लिखा जाता है। जैसे जैसे कोर्ट में, कोर्ट में कोई भी चीज होती है ना तो वहां पे लिखा जाता है। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे, वैसे ही जब डायरेक्टर लोग मीटिंग करता है, शेयर होल्डर लोग मीटिंग करते हैं, तो जो फैसला लिया गया वो भी लिखो। लिखो भैया इस डेट को ये फैसला लिया गया था। डायरेक्टर लोग ने क्या सुझाव दिया वो भी लिखो। डायरेक्टर ने क्या प्रॉमिस किया वो भी लिखो। तो हर चीज लिखा जाता है, हाँ एक्सेप्ट गाली गलौज। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये सब मत लिखना, जिसको बोलते हैं मिनट बुक, जिसमें सब कुछ लिखा जाता है। एक होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो क्या होता है ना, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रूल है ना, ये इसके लिए डायरेक्टर के लिए। आपको पता है जब जब डायरेक्टर लोग का मीटिंग होता है ना, तो मान लो बहुत सारा डायरेक्टर लोग कंपनी के काम से बाहर है, तो वो वीडियो कॉल के थ्रू वो लोग मीटिंग कर सकता है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। बोर्ड मीटिंग आपको पता है, डायरेक्टर लोग जो मीटिंग करता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। और नोटिस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, सेक्शन 101। याद करो, नोटिस के लिए प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर पर्सन और प्रॉपर नोटिस मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको। तो 1 बाय 1 देखो यहाँ लिखा हो। नोटिस के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर नोटिस, मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस, आप नोटिस कैसे भेज सकते हैं। अच्छा नोटिस किसका होगा? एजीएम को हो सकता है, ईजीएम को हो सकता है। नोटिस आप कैसे भेजोगे? हैंड डिलीवरी, पोस्ट ऑफिस या इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हो सकते हैं। रिसिपेंट ऑफ नोटिस, नोटिस को कौन मिलेगा? नोटिस मस्ट बी गिवन टू मैड, मैड मतलब मेंबर, ऑडिटर और डायरेक्टर।
ठीक है। नोटिस में क्या होना चाहिए, एजेंडा होना चाहिए। नोटिस सॉर्टर अगर देना, अगर नोटिस आपको सॉर्टर देना है तो 90% मेंबर आपके एग्री होने चाहिए, ठीक है ना। एजेंडा का मतलब क्या होता है, दो टाइप का एजेंडा होता है, एक होता है अड्डा, वही ऑर्डिनरी वाला, एक होता है स्पेशल वाला, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। मिनट्स का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी मिनट्स होते हैं ना जितने भी मिनट्स होते हैं ना, उसमें ये लिखा रहता है कि कंपनी ने क्या क्या फैसला लिया है, किस दिन लिया है। तो चाहे वो बोर्ड मीटिंग का फैसला, वो भी लिखा जाता है, चाहे वो जनरल मीटिंग का फैसला, वो भी लिखा जाता है। हर एक मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिया गया वो लिखा जाता है। कौन लिखता है, सीएस लिखता है। ये जो मिनट बुक होता है ये सीएस के अंडर में होता है, सीएस अपने अंडर में रखता है। ये जो मिनट बुक होते हैं ना, मिनट बुक को परमानेंट प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है ना। ये जो आपके मिनट बुक है वो फिजिकली भी हो सकते हैं और पीडीएफ के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल रिटर्न रिकॉर्ड होता है, इसका प्रोविजन क्या 118 है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मीटर, मिनट कौन प्रिपेयर करता है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग खत्म हुआ या जिस दिन जनरल मीटिंग खत्म हुआ वहां से 30 दिन के अंदर मीटिंग बन जाना चाहिए, मिनट बन जाना चाहिए। मिनट में क्या क्या कंटेंट होता है, टाइप कौन सी मीटिंग हुई, कौन सा डेट में मीटिंग हुआ, किस टाइम पे मीटिंग हुआ, मतलब टाइप ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, नेम ऑफ द पर्सन प्रेजेंट, कौन कौन लोग प्रेजेंट थे उस दिन मीटिंग में, वो भी नाम लिखा रहेगा। और रेजोल्यूशन पास, क्या रेजोल्यूशन पास किया गया वो सब लिखा जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यही बोला गया कि जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं बोर्ड मीटिंग में, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वीडियो कॉल के थ्रू या ऑडियो कॉल के थ्रू वो मीटिंग में आ सकते हैं, ठीक है ना। सर्टेन मैटर सच अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड, दीज रिस्ट्रिक्शंस वर लेटर रिलीज बाय एमसीए अलोंग मोस्ट ऑफ द टाइम। छोड़ देना, ये छोड़ देना। नोटिस एंड रोल कॉल देख लो, द नोटिस ऑफ द मीटिंग मस्ट बी मेंशन द फैसिलिटी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जो आपने डायरेक्टर लोग को नोटिस दिया उसमें बोल सकते हो कि भैया अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वीडियो कॉल के थ्रू आ सकते हैं। बोर्ड मीटिंग वाले सुन लो, जब डायरेक्टर लोग मीटिंग करता है उसको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। साल भर में एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, एक बोर्ड मीटिंग और दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में एट मैक्सिमम गैप 120 दिन का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब बोर्ड मीटिंग में जो कोरम होगा वो टोटल डायरेक्टर का 1/3 होगा, टोटल डायरेक्टर का 1/3, टोटल डायरेक्टर का 1/3, टोटल डायरेक्टर का 1/3, ठीक है ना। नोटिस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर टाइम, वो सब मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट क्या होता है, देखो ई वोटिंग में क्या होता है ना, जैसे आपने कॉलेज का फॉर्म वगैरह भरा था, जैसे आपने कॉलेज का फॉर्म भरा था, आपको लिंक मिलता है, आप लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर अपना आईडी पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। और फिर जाकर आप क्या करते हैं, सारे चीज़ को अपने टाइप वाइप करके फिर आप सबमिट कर देते हैं। जैसे आप कोई गूगल फॉर्म भरते हो वैसे ही ई वोटिंग होता है। क्या होता है, जब जनरल मीटिंग होती है ना, तो जनरल मीटिंग होती है या ईजीएम होता है या एजीएम होता है, तो सारे शेयर होल्डर तो प्रेजेंट नहीं होते, तो कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी, ई वोटिंग के लिए ना बड़ी बड़ी कंपनी होना चाहिए जो इसके पास करीबन 1000 मेंबर है या 1000 से ज़्यादा है और जिसका टर्नओवर अच्छा खासा, वो बड़ी बड़ी कंपनी को ये फैसिलिटी दिया गया ई वोटिंग का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। तो इसमें क्या होता है ना कि जनरल मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, पर जो मेंबर नहीं आ पाते हैं उनको उनके ईमेल में क्या होता है, आईडी, पासवर्ड और मीटिंग का जो लिंक होता है वो डाल दिया जाता है। तो मान लो मैं मेंबर हूँ तो मेरे ईमेल में आईडी आ गया, पासवर्ड आ गया और जो मीटिंग हो रही है उसका लिंक आ गया, मैं उस लिंक पे क्लिक करूँगा। अब मीटिंग में जितने भी एजेंडा है वो मेरे सामने खुल जाएंगे। अब वो एजेंडा वहाँ पे लिखा है यस और नो, मुझे जो पसंद रहेगा मैं यस करूँगा, जो नहीं पसंद रहेगा मैं नो करूँगा। ये सब कर वर के मैं सबमिट कर दूंगा, मेरा वोट हो गया। इसी को बोलते हैं ई वोटिंग। सेक्शन 1(8) है, ये पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया है या जिस कंपनी के पास 1000 से ज़्यादा मेंबर है वो कंपनी ई वोटिंग कर सकती है। ई वोटिंग बहुत आसान है क्योंकि अगर मैं कोलकाता में हूँ और मीटिंग हो रही है, मान लो लंदन में या मुंबई में हो रही है, तो बार बार मैं जाऊँगा नहीं, तो मेरे लिए बहुत आसान होता है। पोस्टल बैलेट क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल मैटर होते हैं ना जहाँ पे हर एक मेंबर का वोट होना बहुत बड़ा, जैसे अगर कंपनी अपना कैपिटल क्लॉज चेंज कर रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज कर रही है, तो इन सब में क्या होता है ना, पोस्टल बैलेट से होता है। पोस्टल मतलब होती है घर बैठे वोटिंग। तो इसमें क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जो नोटिस होता है, जो मीटिंग नोटिस के साथ में ही मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो उसमें डाल के एक लिफाफे में आपके घर भिजवा देती है स्पीड पोस्ट के थ्रू, और उसमें यस और नो लिखा रहता है। तो मैं पढ़ूंगा सारा मैटर, यस और नो करके फिर मैं क्या करूँगा, लिफाफा को बंद करूँगा और सेम पोस्ट ऑफिस में लगा दूंगा। और मुझे जिस दिन नोटिस मिला तो वहाँ से मेरे पास 30 दिन का टाइम है कि मैं अपना यस और नो लिख करके वो नोटिस को दोबारा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो ई वोटिंग का सेक्शन 108, पोस्टल बैलेट का 110। जनरल मीटिंग टेक प्लेस, पोस्टल बैलेट में जनरल मीटिंग नहीं होती क्योंकि तो घर पे हो रही है, पर ई वोटिंग में क्या हो रहा है, जनरल मीटिंग हो रही है, मतलब फिजिकली जनरल मीटिंग हो रही है। मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मैं गूगल ये जीमेल के थ्रू मैंने मीटिंग कर दिया। ये ई वोटिंग किसके लिए, जो लिस्टेड कंपनी है, जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी है उनके लिए ई वोटिंग है, ठीक है। पोस्टल बैलेट किसके लिए, हर एक कंपनी के लिए है
ओपीसी को छोड़ करके या प्राइवेट कंपनी छोड़ करके, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी को छोड़ करके पोस्टल बैलेट सबके लिए। ई वोटिंग के लिए कम से कम 1000 मेंबर चाहिए। अगर ई वोटिंग करवाना है तो कम से कम आपके कंपनी में 1000 मेंबर होने चाहिए। पोस्टल बैलेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ठीक है। ई वोटिंग का जो रिजल्ट होता है वो स्क्रूटनाइजर जिस दिन जो लिंक होता है ना, उस लिंक का टाइम पीरियड होता है। जिस दिन वो लिंक खत्म हुआ, जैसे मेरे पास लिंक आया ना, तो 48 घंटे तक या एक हफ्ते तक वो लिंक वैलिड होता है। तो जैसे ही ई वोटिंग समाप्त होगा, वहां से 3 दिन के अंदर स्क्रूटनाइजर ने बता देगा कि क्या किन लोगों ने ई वोटिंग के थ्रू फैसला लिया, क्या क्या फैसला लिया, मतलब रिजल्ट अनाउंस कर देगा। पोस्टल बैलेट में क्या होता है, स्क्रूटनाइजर के पास 30 दिन का टाइम होता है। जिस दिन कंपनी के पास सारे रिप्लाई आ जाते हैं, फिर जो स्क्रूटनाइजर होता है वो 30 दिन के अंदर फैसला देता है, ठीक है। रोल और पावर ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन देखो, चेयरमैन का मतलब क्या होता है, जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन होता है वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन होता है। अगर बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन जनरल मीटिंग में चेयरमैन नहीं बनना चाहता है तो उसके जगह पर डायरेक्टर बनेगा। डायरेक्टर अगर नहीं बनना चाहता है तो आर्टिकल चेक करेंगे, आर्टिकल में जिसका नाम है वो चेयरमैन बनेगा। अब आर्टिकल अगर चेयरमैन नहीं मेंशन कर रहा है तो शेयर होल्डर बोलेंगे भैया अब हम लोग डिसाइड करेंगे चेयरमैन कौन बनेगा। ये होता है चेयरमैन का मतलब। चेयरमैन मतलब कंपनी का टॉप बंदा। जो चेयरमैन होता है कंपनी का टॉप बंदा होता है। हर एक मीटिंग का जो चेयरमैन होता है अलग अलग होता है। सेम बंदा भी हो सकता है, अगर सेम बंदा चेयरमैन नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन है वही जनरल मीटिंग का चेयरमैन है। अब वो बोर्ड मीटिंग में था पर जनरल मीटिंग में बनने का मन नहीं है, तो वो चेंज हो करके कोई और बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, या आर्टिकल में जिसका नाम वो बन सकता है, या जो शेयर होल्डर है वो भी बन सकते हैं। वहाँ पे याद है ना, पोल, शो ऑफ हैंड और पोल मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, ठीक है ना। सेक्शन 104 है चेयरमैन के लिए, ठीक है। मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग, देखो ये जो मिनट्स वगैरह होते हैं ना, वो चेयरमैन उस पर क्या करता है, साइन करता है, ठीक है। चेयरमैन क्या करता है, डिमांड करता है, पोल डिमांड। एक होता है, देखो वोटिंग 2 टाइप्स होती है, एक होती है बाई शो ऑफ हैंड, जहाँ पे चेयरमैन कुछ बोलेगा तो लोग शो ऑफ हैंड करेंगे, ठीक है। लेकिन एक होता है डिमांड पोल, जहाँ पे शेयर होल्डर जो वोट डालेगा उसका वोटिंग पावर के हिसाब से वोट माना जाएगा, ठीक है। अगर मैं पावर ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन का पावर क्या, वो मीटिंग को कंडक्ट करता है, सारे एजेंडा के जो पॉइंट्स हैं उसको वो नंबरिंग, मतलब जो मान लो 1 2 3 करके जो मैटर्स है, तो चेयरमैन के पास पावर है कि वो 5 से भी स्टार्ट कर सकता है, वो 1 से भी स्टार्ट कर सकता है। अरे 1 2 3 मतलब वो असेंडिंग को भी फॉलो कर सकता है, डिसेंडिंग को भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है, वो मीटिंग को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो रिजल्ट को डिक्लेयर करेगा और मिनट पे क्या करेगा, साइन करेगा। ई वोटिंग क्या होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। ई वोटिंग मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। अरे ई वोटिंग सेक्शन 108 ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना, सेक्शन 108 पढ़ा दिया। ई वोटिंग का प्रोसेस, ई वोटिंग का प्रोसेस, प्रोविजन थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, ई वोटिंग का प्रोसेस देख लीजिए। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग। देखो अगर आपको ई वोटिंग करवाना है तो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, आपका जो बोर्ड रेजोल्यूशन है उसका परमिशन चाहिए, आपके पास स्क्रूटनाइजर होने चाहिए, CA CMS। आपको ई वोटिंग करना है तो आपको अपने शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ेगा। कट ऑफ डेट मतलब किस दिन से लिंक वैलिड होगा और किस दिन लिंक एक्सपायरी होगा, ये बताना पड़ेगा आपको। ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग मतलब आपको टाइम बताना पड़ेगा, ई वोटिंग कब चालू होगा, किस दिन क्लोज होगा ये बताना पड़ेगा। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, जिस दिन क्लोज होगा वहां से 3 दिन के अंदर स्क्रूटनाइजर अपना रिपोर्ट दे देगा। और डिक्लेरेशन, जो स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट दिया इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। पोस्टल बैलेट मैंने आपको पढ़ा दिया। कुछ ऐसे मैटर है जहाँ पे पोस्टल बैलेट होना ही चाहिए, जैसे अगर कंपनी ऑब्जेक्टिव क्लास चेंज करी तो पोस्टल बैलेट, अगर कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करिए तो पोस्टल बैलेट के थ्रू होगा। अगर कंपनी डिफरेंशियल राइट, पहले मान लो कंपनी एक शेयर के बदले 1 वोट था, अब कंपनी बोल रही नहीं एक शेयर के बदले 2 वोट, अगर आप डिफरेंशियल कुछ राइट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं शेयर होल्डर का तो उसके केस में पोस्टल बैलेट चाहिए। अगर आप बाईबैक करना चाहते हैं तो उसके केस में पोस्टल बैलेट चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस किस मैटर में पोस्टल बैलेट चाहिए, ये सारे मैटर आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे मैटर हैं आप ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मैंने 1.5 आवर्स में कोशिश किया एक छोटा सा रिकैप कराने का। अगर आपको लगता है मेहनत में दम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो भाई, तोड़ दो लाइक बटन को, तोड़ दो भाई, मैं बोलता हूँ ना, अगर तुमको लग रहा मेहनत काफ़ी अच्छा है तो प्लीज़ लाइक बटन को तोड़ दो और अपने दोस्तों तक पहुँचा दो कि अभिषेक सर ने मेहनत किया, प्लीज़ उनको अप्रिशिएट करो और प्लीज़ एक कमेंट करो कैसा लगा। मैंने अपना बेस्ट दिया, अब कल आप अपना बेस्ट दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो।